होती है। तो देखिए किसी भी रिसर्च प्रपोज़ल का जब टाइटल हम लोग फ्रेम करते हैं, तो वो टाइटल के हिसाब से हमारा रिसर्च पूरा जो है वो तैयार होता है, या रिसर्च का थीसिस जो हमारा है वो तैयार होता है। कोई भी रिसर्च पेपर आप ले लीजिए, कोई भी रिसर्च प्रपोज़ल कहीं आपको देना है, तो उसके लिए भी आपका टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स इसके बारे में ही चर्चा सबसे ज़्यादा होती है। तो पहले तो आपने पढ़ा होगा कि कोई भी रिसर्च प्रॉब्लम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि उसकी रिलायबिलिटी है क्या, वहाँ पे आपको फिजिबिलिटी है क्या, आपको उसका मैटर मिल सकता है क्या वगैरह, आपने पूरा उसके ऊपर चर्चा कर ली। लेकिन जो भी प्रॉब्लम आप ले रहे हैं, उसको एक टाइटल के फ्रेमिंग में आपको डालना पड़ता है। जो भी रिसर्च प्रॉब्लम आपने पूरा सोसाइटी से लिए हैं, या कोई साइंस बैकग्राउंड से होगा तो साइंस से रिलेटेड लिया है। अभी कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा सब लोग जो है हेल्थ एंड बाकी इश्यूज पे जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में रिसर्च करना चाहते हैं। तो ये सब हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद हमारा टाइटल हम लोग क्या और कैसे फ्रेम करते हैं उसके ऊपर पूरा हमारा रिसर्च का जो ये सक्सेस है वो अवलंबन रहता है या डिपेंडेंट रहता है। तो इसलिए सबसे पहले उसके लिए वर्क जो करना है, वो वर्क हमको लोड लगेगा या नहीं लगेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। मेरा कोई भी लेक्चर होता है तो उसमें मैं एक थोड़ा सा एनर्जाइजर सबको देती हूँ, कि हम लोग जो काम करते हैं, हम लोग जो रिसर्च का काम करते हैं, वो आखिरी आखिरी में हमको लोड लगने लगता है। तो ये क्यों लगता है, और वर्क सही मायने में लोड होता है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। जस्ट थिंक अबाउट, तो ये सब लोग जो जा रहे हैं, ये सभी को एक सेम वर्कलोड दिया हुआ है। जैसे आप सभी को, जैसे अगर पीएचडी करना है तो पीएचडी की जो प्रोसीजर है उसी में सबको सेम आपको वर्कलोड है। लेकिन सबको लगता है कि ये जो वर्कलोड है ये बहुत ज़्यादा है। उसमें भी हमारा ये जो एक पप्पू हम लोग इसको बोलेंगे, ये हमारा जो पप्पू है उसको लगता है कि बाकी लोगों को थोड़ा सा कम है, लेकिन मेरे रिसर्च गाइड ने मुझे जो टॉपिक सिलेक्ट करके दिया है वो बहुत ज़्यादा हेवी है, और मैं इसको आखिरी तक कैरी शायद नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए वो बहुत कोशिश करता है उसको खींचने की, उसको वो सब्जेक्ट आगे लेके जाने की, लेकिन उसको वो लोड लगता है और बाकी आजू बाजू देखता है तो बाकी तो लोग आगे जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इसको कम वर्कलोड दिया गया है, उसका टॉपिक बहुत इजी है और मेरा ही टॉपिक बहुत ज्यादा हेवी हो गया है, उसे लगता है। इसलिए वो भगवान को प्रार्थना करता है कि लॉर्ड इट्स टू हेवी, प्लीज कट इट डाउन अ लिटिल, बहुत ज्यादा हेवी है, इसको काट देना। अब देखिए भगवान कुछ करते नहीं है, करते तो सब आदमी ही है, मनुष्य सब करता है, तो उसने खुद ने आरी ली और उसका थोड़ा सा पार्ट उसने काट दिया। हम लोग भी ऐसे करते हैं, लिटरेचर रिव्यू कराने के लिए हमारे गाइड या बाकी सुपरवाइजर्स बोलते हैं कि नहीं 100 आपको रिसर्च के जो एलआर है वो करने हैं, लेकिन हम लोग 30-40 करके छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि नहीं नहीं इतना ही काफी है, मैं अभी इसके आगे नहीं कर पाऊंगा। तो हम लोग उसको कट शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब कट करने के बाद उसको लगता है कि नहीं नहीं ठीक है बाबा, थोड़ा सा तो भी हल्का हो गया, हमने गाइड से रिक्वेस्ट की कि सर इतने में हो जाएगा ना, हमारा सब्जेक्ट देखिए आप इतना बड़ा काम करना है वगैरह, तो गाइड भी बोलता है ठीक है ये बंदा काम करने के लिए रेडी नहीं है, तो ठीक है बाबा 40 तो 40 ही आपने एलआर करे थे, ठीक है। लेकिन आगे जाने के बाद उसको लगता है कि अरे और कुछ लोग तो आगे ही जा रहे हैं, मेरा तो काम अभी बाकी है और बहुत मैं पीछे हूँ। तो वो फिर से भगवान को बोलता है कि लॉर्ड प्लीज कट इट डाउन अ लिटिल मोर, आई विल बी एबल टू कैरी इट बेटर। फिर से वो आरी लेता है और खुद से ही पूरा थोड़ा सा काट लेता है। अब हम लोग आते हैं डेटा कलेक्शन के ऊपर। डेटा कलेक्शन के टाइम पे भी हमको जो सैम्पलिंग दिया हुआ है, अगर हमको 500 का 600 का सैंपल दिया हुआ है हमारे गाइड ने, तो हम लोग 300 तक करने की कोशिश करते, 200 तक करने की कोशिश करते, ताकि हमारा काम जल्दी से निपटा जाए। तो हम लोग कट शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वर्कलोड जो दिया गया उसको अच्छा लगता है कि चलो अभी इसको मैंने काट दिया, अभी जल्दी जल्दी मैं मेरा पीएचडी का वर्क कंप्लीट कर लूंगा। सो वो भगवान को बोलता है लॉर्ड थैंक यू सो मच, और बहुत खुशी से सीटी वीटी बजा के वो अब आगे जा रहा है। उसका लगता है कि अब मैं कंप्लीट कर लूंगा और सबसे पहले कंप्लीट कर लूंगा। वो आगे जाता है तो वो आपका प्री सबमिशन वाइवा, ओपन वाइवा ये सब आता है, और वहां जाके वो एक खाई उसको दिखती है और वहां जाके वो रुक जाता है।
बाकी जो लोग सबने पूरा प्री पीएचडी कोर्स वर्क किया है, पूरे पीरियड्स कंप्लीट करे हैं, कोर्स कंप्लीट किया है, सैम्पलिंग पूरा किया है, एलआर पूरा किया है, तो उन्होंने अपने अपने वर्कलोड को उस वाहवा के दरी में डाल दिया, वो खाई पे डाल दिया, और आगे जाके वो ब्रिज किया उसने और क्रॉस ओवर कर दिया। लेकिन जिसने कट शॉट किया है, पूरे पीरियड्स प्री पीएचडी कोर्स वर्क के कंप्लीट नहीं किए, गाइड ने जो काम भी बताया वो कंप्लीट नहीं किया, तो क्या हो गया, उसका जो लोड दिया था वो कट हो गया, कम हो गया, और वो इतना शॉर्ट हो गया कि वो क्रॉस नहीं कर पाया ओपन वाइवा, प्री सबमिशन वाइवा, या ये अभी प्री पीएचडी कोर्स वर्क आप कर रहे हो उसमें आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देनी है, उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और अगर आपने पूरे कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, अगर आपने पूरे जो क्लासेस है वो अटेंड अच्छे से नहीं किए हैं, तो आप उसमें फेल भी हो सकते हैं। आप पिछले जो लोगों ने प्री पीएचडी कोर्स वर्क किया है उनसे आप बात कर सकते हो। तो देखिए हमारा वो वहीं पे रह गया, तो हमारा जो वर्कलोड हमको दिया गया है ये पीएचडी के दरम्यान, सो डोंट आस्क फॉर अ लाइटर लोड, बट प्रे गॉड फॉर अ स्ट्रॉन्गर बैक। डोंट टेक एनी शॉर्टकट इन लाइफ। कोई भी शॉर्टकट लिए बिना अगर ये कोर्स आप कंप्लीट करते हैं, आप सेमिनार्स कंप्लीट करते हैं, आपके रिसर्च गाइड ने जो आपको बताया है, जो मेथड बताई है, जो प्रोसीजर बताई है, अगर वो कंप्लीट करते हैं तो आप अपनी पीएचडी बहुत इजीली आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये प्री पीएचडी कोर्स वर्क भी आप पास कर सकते हैं। अगर अच्छी लगे तो आप चैट कर सकते हो। आपको ये कहानी अच्छी लगी सबको? Yes, ma'am. Very nice. हाँ, तो ये इसी नोट पे यानी अभी मुझे लगता है कि आप सब लोग प्रिपेयर हो, मैं जो बताने वाली हूँ उसको अच्छे ध्यान से सुनने के लिए। तो इसी नोट पे शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमको जब रिसर्च प्रपोजल तैयार करना पड़ता है तो उसमें हमको प्रीएम्बल या इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि मैडम इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, मैडम इंट्रोडक्शन में कितने पेजेस होने चाहिए? तो देखिए इंट्रोडक्शन ये सब्जेक्ट के ऊपर होता है। जो भी आपने रिसर्च प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है वो रिसर्च प्रॉब्लम को आपको एक इंट्रोडक्शन देना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमारे रिसर्च टाइटल में जो भी वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स का मतलब अभी तक आपके समझ में आया होगा, नहीं आया तो आगे जाके मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन अभी वेरिएबल्स ये शब्द ध्यान में रखना है आपको कि आपके टाइटल में जो भी आपने शब्द इस्तेमाल किए हैं उससे रिलेटेड आप क्या करते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल पे या किसी भी हेलो हेलो, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो मैम, प्लीज कंटिन्यू। यस यस। तो हम लोग क्या करते हैं, गूगल बाबा जो हमारे पास हमारे हाथ में अभी आजकल मोबाइल में है तो हाथ में है, तो उनको हम लोग ढूंढते हैं और हमारे जो वेरिएबल्स है उनसे रिलेटेड जो मैटर है हमको दिखता है, कॉपी पेस्ट करते जाते हैं हम लोग। लेकिन जब हम लोग प्लेगरिज्म टेस्ट के लिए डालते हैं, आजकल ये मैंडेटरी हो गए, बीच में एक हमारा प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर ऑफ आरटीएमएनयू पीएचडी प्रोसीजर ऑफ आरटीएमएनयू का एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पे भी मैंने हाईलाइट किया है कि हम लोग अभी जो सबमिट करेंगे तो हमको प्लेगरिज्म का टेस्ट जो है उरकुंड में होता है, और हमारे जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है उसके कोऑर्डिनेटर वहां पे हमको ये नॉन प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट देते हैं। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं हमारा इंट्रोडक्शन, तो हमको प्लेगरिज्म बहुत ज्यादा मिलता है, और मोर देन 10% अगर होगा तो फिर से पूरा काम हमको करना पड़ता है और फिर से सबमिशन करना पड़ता है नॉन प्लेगरिज्म सर्टिफिकेट के लिए। तो क्या करना चाहिए, वो अगर प्लेगरिज्म भी हमको नहीं चाहिए और हमें पूरा वो इंट्रोडक्शन भी अच्छे से लिखना है, तो क्या करना चाहिए? तो द इंट्रोडक्शन शुड गिव बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, यानी आपने किस लिए, किस पर्पस से आपने ये जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको आपने लिया है, इसका बैकग्राउंड आपको वहां पे लिखना है। जो भी लिखना है वो अपने मन से लिखना है। इसलिए लिटरेचर रिव्यू करके आपके समझ में जो आ गया है, वो प्रॉब्लम का एक जो नेचर आपके समझ में आ गया है, उसे आपको अपने ही शब्द में लिखना है। The introduction serves as a catalyst for the statement of the problem and includes, उसमें क्या क्या होना चाहिए, the context of the problem, यानी ये प्रॉब्लम का कॉन्टेक्स्ट क्या है, इस प्रॉब्लम का स्वरूप क्या है, ये आपको पहले वहां पे लिखना है। अगर आपको लगता है तो आप ये नोट डाउन कर लीजिए अपने डायरी में या नोटबुक में। द पर्पज ऑफ द स्टडी इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम,
कि आपने ये स्टडी करने का आपका पर्पस क्या है, क्यों आप ये स्टडी कर रहे हैं। ऑथोरिटेटिव व्यू पॉइंट्स ऑफ द ऑन द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, कि क्या क्या उसके जो पॉइंट्स है, व्यू पॉइंट्स है, वो आप क्या क्या कंसिडर कर रहे हैं इस प्रॉब्लम के, जो भी प्रॉब्लम आपने रिसर्च प्रॉब्लम करके लिया है उसमें। एंड द रिसर्चर्स इंटरेस्ट इन वर्किंग ऑन द प्रॉब्लम, आपका क्यों इसमें इंटरेस्ट है, ये लिखना बहुत 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 जरूरी है, क्योंकि जो रिसर्च का इंटरेस्ट आपका है उसी में से एक अच्छा रिसर्च वहां पे हो सकता है। तो आपका बहुत सारे क्या बच्चे क्या लिखते हैं कि हम लोग जो वाइवा में पूछते हैं सब बच्चों को या रिसर्च स्कॉलर्स को कि आपने ये प्रॉब्लम या आपने ये रिसर्च इसके इस सब्जेक्ट पे रिसर्च क्यों किया, तो वो बोलते हैं कि नहीं मेरे फादर इस फील्ड में है इसलिए मैंने ये रिसर्च लिया। बोलते हैं कि नहीं हमको ये नागपुर में एरिया जो था वो पास में था इसलिए मैंने ये सब्जेक्ट लिया। नहीं, आपका इंटरेस्ट क्यों है रिसर्च में, ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्या लग रहा है ये इसके ऊपर रिसर्च करना क्यों जरूरी है, ये प्रॉब्लम क्यों है, ये लिखना आपके इंटरेस्ट की बात है। और ये आपको ये 4 पॉइंट्स जो है वो आपके इंट्रोडक्शन में होना चाहिए। अब अगर आप थेसिस लिख रहे हो तो आपका इंट्रोडक्शन का जो चैप्टर है वो 30 to 40 पेजेस तक होना चाहिए। अगर आपका सिनॉप्सिस है तो ये 3 से 4 पेज तक होना चाहिए। या अगर आप किसी फंडिंग एजेंसी को आपका रिसर्च प्रपोजल भेज रहे हो तो आपका इंट्रोडक्शन ये वाइड होना चाहिए, इसमें आपका इंटरेस्ट जो एरिया है वो ज्यादा उसमें आपको लिखना है, और आपके पर्पज ऑफ स्टडी इन रिलेशन टू द प्रॉब्लम ये ज्यादा होना चाहिए। तो 10 से 12-15 पेजेस तक आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब ये प्रॉब्लम, यस मैम यू लास्ट स्लाइड, प्रीवियस स्लाइड में आपने एक ऑथोरिटेटिव करके बताया था कि ऑथोरिटेटिव व्यू पॉइंट ऑन द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन, यानी कौन से व्यू पॉइंट्स आप आपके जो प्रॉब्लम से रिलेटेड है वो कंसिडर कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसे जैसे कोरोना का अगर हमने ले लिया तो बहुत ज्यादा ऑथोरिटेटिव व्यू पॉइंट्स है उसमें कि क्या क्या कोरोना की वजह क्या है और कोरोना कैसे फैल रहा है, उसके ऊपर उसके जो आफ्टर कोरोना फटीक है वो उसके भी बहुत सारे अलग अलग हमको डायमेंशंस दिख रहे हैं। तो लेकिन आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड कंसिडरेशन आप क्या क्या ले रहे हैं उसमें देना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वाइड हो जाता नहीं तो टॉपिक, इसलिए कंसिडरेशन जो पॉइंट आप ले रहे हो और ये व्यू पॉइंट्स जो आप ले रहे हो वो थोड़े से उसमें आपने डालना जरूरी है। नहीं तो वो सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट होते जाता है और आपका जो लिटरेचर रिव्यू है या फिर ऑब्जेक्टिव्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी आपके कंसिडरेशन आपको लेना है, जो व्यू पॉइंट्स आपको लेना है वो भी वहां पे इलेबोरेट करना जरूरी है। समझ में आ गया? मैम आई हैव वन क्वेश्चन। मैम तुम्ही आता सबमिट करताय माझं झालेले आहे। आवाज ब्रेक होतोय तुमचा। हा मॅम, मी आता जस्ट थीसिस लिहून झालेलं आहे माझं, तर मी पूर्ण चॅप्टर लिहिलेले आहे, तर मला कन्फ्युजन आहे की त्याच्यात मी फिजिक्सचे स्टुडंट आहे, तर माझं टॉपिक आहे ल्युमिनिसन्स। हा तर इतका आहे म्हणजे त्याचे तर मला वाटतं 15-20 हजार त्याच्यावर पेपर झाले असतील किंवा इतकं म्हणजे ते टॉपिकचं ते जे इंट्रोडक्शन हा हा तर याच्यासाठीच हे व्यू पॉइंट्स आपल्याला क्लिअर करणं आवश्यक आहे की आपल्या प्रॉब्लेमशी रिलेटेड असे जे पॉइंट्स आहेत ते आपल्याला 5-10 असे आपल्याला कन्सिडर करावे लागतील आधी, की मी एवढ्याच पॉइंट्सचा अभ्यास करणार आहे, कारण कधी कधी खूप वास्ट असतो सब्जेक्ट। बाकी लोगों को हिंदी में बताती हूँ कि बहुत ज्यादा कभी कभी वास्ट होता है सब्जेक्ट, इसलिए वो कंसिडरेशन पॉइंट्स हमको वहां पे वेरीफाई करने पड़ते हैं या हमको देने पड़ते हैं व्यू पॉइंट्स, कि इसी व्यू पॉइंट्स के साथ मैं काम करने वाली हूँ या करने वाला हूँ। नाही मॅम, जेव्हा आपण मनाने लिहिलं तर जास्तीत जास्त 50 पेजेस चांगल्याने लिहू शकू, पण तेव्हा आपण हॅलो हा मला आवाज तुमचा खूप ब्रेक होऊन येतोय, ते कळत नाहीये क्वेश्चन। ऍक्च्युली मॅम, आपण जेव्हा आपल्या मनाने लिहितो तर तेव्हा ते 10 पेजेस लिहू शकतो, पण करतो तर तेव्हा 25 ते 30 पेजेस आपण इझिली लिहू शकतो।
तेच मला म्हणायचं की जेव्हा आपल्याला प्लॅगॅरिझम मध्ये नाही यायचं तर आपले पेजेस 6 इंट्रोडक्शन तरी चालतं. हे पहा, हे 4 पॉइंट्स मी तुम्हाला जे दिले आहेत ना, या 4 पॉइंटला जर तुम्ही कन्सिडर केलं, प्रत्येकाला 10-10 पेजेस, 40 पेजेस आरामात होतात. पण मॅम नवीन काही लिहायसाठी प्लॅगॅरिझम नाही आलं पाहिजे तर जस्ट माझी लास्ट डेट आहे नाही, ट्राय केलं. तुम्ही प्लॅगॅरिझमचा चांगला अभ्यास केलेला नाही आहे याचा अर्थ. प्लॅगॅरिझम मध्ये काय होतंय की तुम्ही तसंच्या तसं जर घेतलं, म्हणजे तुम्ही एखाद्याची आयडिया वापरली, एखाद्याचं लिटरेचर वापरलं, आपने किसी का अगर लिटरेचर लिया है, आपने किसी का रिसर्च पेपर्स वहाँ पे रेफर किया है, तो उसका साइटेशन देना जरूरी है. जब भी आप इंट्रोडक्शन देंगे वहां पे साइटेशन देना है, ठीक है. और बाद में जब आप पूरा लिख रहे हो तो उसका कॉपी नहीं करना है आपको. उसके जैसे आइडिया वहां पे दिए हैं या उन्होंने जैसे लिखा है उसको आप कंसिडर करके आप अपने ओन वर्ड्स में लिखना है. समझ में आ Okay, गया. उसका साइटेशन देना है. लेकिन जैसे पहा, आपण जेव्हा डिक्टेशन म्हणजे अगदी समजा समोरच्याने डिक्टेशन जरी दिलं तुम्हाला, तरी लिहिता लिहिता आपण बरेचदा आपले शब्द आपल्या मनाचे टाकतो, बरोबर है. त्याच्यामुळे गूगल से कोई भी कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, उसको डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, उसको पढ़िए और फिर उसको अपने मन से लिखने की कोशिश करिए. जैसे हम लोग पेपर में लिखते हैं, अपन क्वेश्चन पेपर लिखते हैं ना, जैसे एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स लिखते हैं, तो वहां पे हमारे पास सामने कुछ नहीं रहता, हमने पढ़ा हुआ जो हमको याद आता है वो हम लिखने की कोशिश करते हैं, तो वो कॉपी नहीं होता फिर. मैम साइटेशन के कुछ मेथड्स हैं? हाँ, ये सब प्लैगरिज्म, साइटेशन वगैरह सब आपको हिरवाड़े मैडम बताएंगे. तो आज का मेरा जो है प्रीएम्बल में क्या होना चाहिए इतना मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि बाकी का सब रह जाएगा नहीं तो. जी सॉरी. ओके, ठीक है. हाँ, इसके लिए है, आपके लिए लेक्चर अरेंज किया हुआ है मैडम ने, तो वो पूरा आपको बताएंगे साइटेशन कैसे करना है, बिब्लियोग्राफी कैसे लिखना है, कौन से मेथड से लिखना है, प्लैगरिज्म कम करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये सब वो मैडम बताएंगे. ठीक है. लेकिन देखिए, कोई भी टॉपिक जो है वो जैसे आज मैं बता रही कि इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, तो ये प्लैगरिज्म से रिलेटेड है. कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है आपका रिसर्च का कि जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, वो कभी कभी रिपीट हो भी सकता है. ठीक है जी. आगे चलते हैं, आगे चलेंगे. यस मैम. हाँ, चलो. फिर अभी प्रॉब्लम कैसे वहां पे करना है कि वन ऑफ द की स्टेप्स इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग अ गुड एंड प्रैक्टिकल रिसर्च प्रॉब्लम कैसे हो सकता है, इज टू फॉर्मुलेट एंड शॉर्टलिस्ट द प्रॉब्लम. फॉर दिस convert your innovative idea into research problem by discussing it with your supervisor or peers. समझ में आ गया. आपकी इनोवेटिव आइडिया चाहिए वहां पे. ऐसा नहीं है कि आपने इधर उधर के 4 रिसर्च पेपर्स पढ़े और 5वां आपने टॉपिक तैयार कर दिया. नहीं, आपकी कुछ इनोवेटिव आइडिया कि हाँ ऐसे इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं. देखिए, अभी कॉमर्स मैनेजमेंट के जब मैं रिलेटेड हूँ तो उससे मैं एक आध टॉपिक की बात कर सकती हूँ कि आजकल आप देखिए कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो फाइनेंस सेक्टर से बहुत ज्यादा रिलेटेड कुछ उल्टा फालत जिसको बोलेंगे हम लोग मराठी में, वो हो रही है. क्योंकि हम लोग देखेंगे कि आज के डेट में सब लोग घर में बैठे हैं, सबकी बहुत सारे लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट है वो कम हो गया है. फाइनेंस सेक्टर को हमको बढ़ाना है, हमको इकोनॉमी को चलाना है, हमारी इकोनॉमी को हमको बढ़ाना है. क्योंकि जो रुक गया था पिछले 6 महीने में, यानी अभी तो थोड़ा थोड़ा शुरू हो रहा है, लेकिन बीच में जैसे 2020 में पूरे 6 महीने कुछ काम नहीं हुआ था, सबके काम चले भी गए थे और पूरा स्टॉप था. पूरा इकोनॉमी का जो एक सर्कल होता है वो उसको हमको चक्र बोलते हैं, वो पूरा स्टॉप हो गया था. तो इसलिए आज के डेट में हम लोग देखेंगे कि शेयर मार्केट्स के ऊपर या फिर जो हमारा सेकेंडरी मार्केट है, प्राइमरी मार्केट है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग काम भी कर रहे हैं. तो क्रिप्टो करेंसी है या फिर बिटकॉइन है, ऐसे शब्द भी हमारे दिमाग में या हमारे कान पे अभी आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं. तो इसके बारे में हमको एक इनोवेटिव आइडिया आनी चाहिए कि अगर इकोनॉमी को हमको चलाना है तो फाइनेंस सेक्टर में क्या क्या बदलाव होना जरूरी है और हमने क्या करना जरूरी है. जैसे एजुकेशन सेक्टर से अगर हम लोग रिलेटेड है तो एजुकेशन में भी हम लोग देखेंगे कि इतने दिन तक बच्चे घर में थे,
1.5 साल तक हम लोग सोचेंगे कि 1.5 साल तक बच्चे घर में थे और आज एकदम अचानक अगर स्कूल में जाते हैं तो उनकी पूरी जो हैबिट्स है वो बदल चुकी है। तो नए इस दौर में 1.5 साल के बाद जब बच्चा स्कूल में गया है तो उसको पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, इसके लिए कुछ इनोवेटिव आइडिया हम लोग ढूंढ सकते हैं क्या? ये भी हमारा रिसर्च का टॉपिक हो सकता है। तो ये जो हमारा इनोवेटिव हमारे दिमाग में आया हुआ इनोवेटिव आइडिया हमको रिसर्च प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है और उसके लिए हमारे सुपरवाइजर से या हमारे जो पीयर्स है हमारे साथ में जो काम कर रहे हैं या हमारे जो आजू बाजू लोग रहते हैं जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं उनसे हम लोग काम डिस्कशन करके हमारा ये प्रॉब्लम इन्वॉल्व कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब देखिए आपका पीएचडी का तो टॉपिक आपने प्रॉब्लम तो तय कर लिया है, लेकिन आप रिसर्च कोई भी अगर करते हैं क्या बोलते प्रपोजल करते हैं या माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए डालना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप थोड़ा सा ऐसे इनोवेटिव आइडियाज तैयार करके रखिए। ठीक है, अब टाइटल के ऊपर आते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सबके? चलो हाँ, यस, थैंक यू। तो टाइटल के ऊपर चलते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट बी स्टेटेड इन अ क्लियर कंप्लीट ग्रामेटिकल सेंटेंस इन एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। बहुत ज्यादा बड़ा बहुत ज्यादा छोटा ऐसा हमारा टाइटल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए टाइटल कैसे होना चाहिए इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, एक दो क्वेश्चंस, एक दो आंसर्स, अनम्यूट होके बात कर सकते हो। माधुरी दीक्षित है, उसके बाजू में क्या लिखा मैंने? डॉक्टर मेधा कानेटकर। डॉक्टर मेधा कानेटकर है क्या ये? मेधा कानेटकर है क्या? नो नहीं है ना। यानी मेधा कानेटकर कौन है? ये है। हाँ, और अगर मैंने माधुरी दीक्षित के बाजू में मेधा कानेटकर लिख लिया तो कोई विश्वास करेगा क्या? नहीं। हम लोग टाइटल के बारे में ऐसे ही करते हैं, प्रॉब्लम कुछ और रहता है और हम उसका टाइटल कुछ और दे देते हैं और फिर अंदर जो मटेरियल हम लोग डालते हैं वो बहुत गलत हो जाता है। इसलिए उसका चेहरा जो है वो टाइटल के मुताबिक होना चाहिए। यानी मेधा कानेटकर बोले तो यही चेहरा सबके सामने आना चाहिए। अभी मैं अनम्यूट हूँ, अभी मेरा वीडियो ऑन नहीं है, लास्ट में मेरा वीडियो ऑन करूंगी मैं, लेकिन आप फोटो से समझ सकते हो कि अगर मेधा कानेटकर बोले तो माधुरी दीक्षित का चेहरा नहीं आना चाहिए सामने। जो टाइटल दिया है माधुरी दीक्षित बोले तो मेधा कानेटकर का चेहरा नहीं आना चाहिए सामने। सही बात? मैं क्या बोलना चाहती हूँ आपके समझ में आ रहा है सबके? जो टाइटल हमने दिया है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए हमारे थीसिस में, हमारे रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड वो टाइटल होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, टाइटल ये इंस्पिरेशन होता है कि टाइटल सुन के ही हमको काम करने की इच्छा होती है, टाइटल सुन के ही हमको शेयरिंग करने की इच्छा होती है और एक एक्सेलेंस जो है वो प्रॉब्लम का एक्सेलेंस हम लोग वहां पे निकाल सकते हैं। तो वो इंस्पिरेशन, शेयरिंग एंड एक्सेलेंस ये तीनों वहां पे होनी चाहिए। इट मेक्स योर जर्नी हैप्पी एंड वेरी इजी। सो डेफिनेशन ऑफ टाइटल देखते हैं। ये आपके ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए आपके काम में आएगा कि टाइटल क्या है। द टाइटल समराइजेस द मेन आइडिया ऑफ द स्टडी। इट मस्ट डिस्क्राइब द कंटेंट्स, पर्पस एंड द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द रिसर्च स्टडी। तीन बातें वहां पे होनी चाहिए। एक तो कंटेंट आपके क्या है वहां पे आना चाहिए, आपका पर्पस क्या है स्टडी का, एनालाइज करना है आपको, क्रिटिसाइज करना है, कंपैरेटिव स्टडी करना है, या फिर वहां पे इम्पैक्ट देखना है, इफेक्ट देखना है, क्या देखना है आपको, इसका पर्पस क्या है, उसका स्कोप कहाँ तक है, यानी कौन से एरिया तक आपका पूरा सीमित रहेगा, वो आपका एरिया कौन सा है, आपका ऑपरेशन स्कोप ऑफ द ऑपरेशन ऑफ रिसर्च स्टडी क्या है, वो उसमें आना चाहिए। कहाँ पे? टाइटल में आना चाहिए। टाइटल का रोल क्या है? द टाइटल रोल इन द रिसर्च इज परफॉर्मिंग मेन आइडिया ऑफ द रिसर्चर। टाइटल सुन के ही आपका मेन आइडिया क्या है, रिसर्चर का मेन आइडिया क्या है, उसमें आना चाहिए। It is the performance part that gives the real sense to your research work. The character of title is not fictional. वो एक काल्पनिक नहीं होना चाहिए। जैसे काल्पनिक, जैसे हम लोग बोले कि एक परिकल्पना,
कि लाइक हेवन, ये शब्द है, हेल ये शब्द जैसे है, ये काल्पनिक शब्द है, हेवन किसी ने नहीं देखा, हेल किसी ने नहीं देखा, तो ऐसे शब्द वो टाइटल में नहीं आना चाहिए। इट शुड बी द रियल एंड यूजफुल इन दिस लिविंग वर्ल्ड। जैसे हम लोग इस जग में रह रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, तो इसमें जो इस्तेमाल करते हुए जो रियल वर्ड है उसी को हमने यहाँ पे हमारे टाइटल में इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, ग्रामर टाइटल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप ग्रामर क्या लिखते हो, उससे पूरा जो उसका मीनिंग है वो बदल जाता है। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज देती हूँ। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। इसको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएशन मालूम है सबको? पंक्चुएट कैसे करते हैं? सो एक्शन बताइए आप एक एक करके। A woman without her a woman, without her man, is nothing. हाँ, उसका मीनिंग क्या हो गया? That means a woman has no identity without her man or without her support. विदाउट मैन सपोर्ट। और कोई? और कोई? A woman, comma, without her, comma, man is nothing. उसका मीनिंग क्या हुआ? Without a woman, a man is nothing. शाबाश। अब देखिए, अगर बॉयज को बोलते हैं तो वो इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे, अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। वुमन, देखिए मैंने पंक्चुएशन कैसे किया है, वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। यानी इसका सेंटेंस का मीनिंग देखिए, बोलते समय हम लोग वहां पे कहाँ पे पॉज ले रहे हैं, उसको पंक्चुएशन कहते हैं। अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। उसका मीनिंग क्या हो रहा है? एक वुमन मैन के बिना कुछ नहीं है। लेकिन अगर गर्ल्स को अभी ये बताया, उसको मैंने चॉकलेट, अगर हमारा वर्कशॉप चल रहा होता तो मैं चॉकलेट दे देती इसके। अ वुमन डैश विदाउट हर मैन इज नथिंग। समझ में आ गया? अ वुमन विदाउट हर मैन इज नथिंग। इसको बोलते हैं पंक्चुएशन। तो ऐसे पंक्चुएशन हमारे टाइटल में करेक्ट होना चाहिए, उसका सेंस वहां पे बदल। एक ही सेंटेंस है, एक ही स्टेटमेंट है, एक ही स्टेटमेंट को अगर अलग अलग तरीके से पंक्चुएट करते हैं तो उसका सेंस बदल जाता है, उस सेंटेंस का सेंस बदल जाता है। तो इसलिए उसका ग्रामर, आपको ग्रामर भी सिखाया जाता है। आपके 5वां जो आपका यूनिट है वो ग्रामर का यूनिट है। क्यों है उसका अभी आपको पता चल गया होगा कि टाइटल से लेके आखिरी पन्ने तक, आखिरी पेज तक आपका जो ग्रामर है वो अगर करेक्ट नहीं है तो आपका रिसर्च 0 हो जाएगा। क्योंकि उसका सेंस पढ़ने वाले का, क्योंकि आप तो वहां पे जाके बताने वाले, इसलिए प्रेजेंटेशन रखा गया है, लेकिन आप वैल्यूअर को जाके बताने वाले नहीं है कि आपने क्या लिखा है, आपका मीनिंग क्या है, आपके लिखने का मतलब क्या था। इसलिए जो पढ़ेगा वो ग्रामर के साथ पढ़ेगा, और अगर आपका ग्रामर गलत हो गया तो टाइटल से लेके आखिरी पन्ने तक डिग्री अवार्ड हो सकती है, लेकिन वो रिसर्च मीनिंगलेस हो जाएगा। इसलिए पूरे सेंटेंस को अगर हमको सेंस देना है, हम आपको जो बताना है वही अगर उसमें आना है, तो आपको वहां पे आपका जो टाइटल है उसका ग्रामर एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी सबको, अभी तो ठीक है आपका हो गया है टाइटल फॉर्मेशन और फाइनल भी हो गया है, लेकिन आगे जाके जब भी आपको टाइटल फ्रेम करना है तो किसी जो आपका एक्सपर्ट है ग्रामर में, मराठी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, वो ग्रामर का एक्सपर्ट जो होगा उसके पास जाके एक बार चेक कर लेना कि मेरा टाइटल जो मेरे को बताना है, मैं इस बारे में ऐसे ऐसे काम करना चाहती हूँ, ये मेरे टाइटल से रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये किसी ग्रामर के एक्सपर्ट्स को पूछना है आपको। ठीक है, समझ में आ गया? इट रिफ्लेक्ट्स द कॉन्टेक्स्ट, इट इज लाइक अ होप और मेन एंट्रेंस। जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि हर घर चुपचाप से ये कहता है कि इसके अंदर कौन रहता है। शेर को बताने की जरूरत नहीं कि ये शेर का घर है, क्योंकि उसके अंदर कौन रहता है ये टाइटल से, उसके बाहर से ही पता चल रहा है कि इसके अंदर शेर रहता है। तो आपका रिसर्च आपको शेर बनाना है या बिल्ली बनाना है, ये आपके टाइटल के ऊपर है। So its each word gives the direction
For research title, it like a guide which gives the right direction for data collection. आपका हर एक वर्ड, टाइटल का हर एक वर्ड आपको डेटा कलेक्शन के लिए बहुत ज्यादा एक क्या बोलते हैं गाइडलाइन देगा या फिर एक पाथ बन जाएगा। देखिए आपको लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है या फिर डेटा कलेक्शन कैसे करना है, सेकेंडरी डेटा कैसे निकालना है, उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे एक आपका लेक्चर है, उसके बारे में बता जाएगा। लेकिन मैं उतना आपको बस बता देती हूँ कि टाइटल में जितने भी वेरिएबल्स आए हैं, टाइटल में जितने भी वर्ड्स आए हैं, उसको अगर आपने गूगल में डाल दिया और उसके ऊपर सर्च कर दिया, सुचोद गंगा में कर दिया, या फिर बहुत ज्यादा ये है अपने लाइब्रेरीज है, रिसर्च पेपर्स है, उसके लिए आपने हर एक वेरिएबल पे अगर वो वर्ड डाल के उसके ऊपर रिसर्च किया तो बहुत सारा आपको डेटा मिल जाता है। तो इसलिए आपके डेटा कलेक्शन के लिए आपका टाइटल आपको एक गाइडलाइन देता है, तो ये बहुत एक अच्छा पाथ बन जाता है। फाउंडेशन ऑफ रिसर्च बिल्डिंग, एक पायवा हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा अगर फाउंडेशन बहुत पक्का है, हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छा है, तो ही हमारा जो घर है वो एक पक्का घर बनेगा। इसलिए टाइटल इज द फाउंडेशन ऑफ रिसर्च डिजाइन एंड रिसर्च बिल्डिंग। जो भी हम लोग आगे का रिसर्च करेंगे उसका एक फाउंडेशन करके रिसर्च टाइटल वो काम करता है। सो इम्पोर्टेंट एंड कंक्लूजन फॉर कंक्लूजन्स, जो कंक्लूजन हम लोग निकालते हैं वो पूरा टाइटल के ऊपर बेस रहता है। जो भी टाइटल में हमने लिया है कि हम लोग ये स्टडी करने वाले हैं, उसका ये हमने हमारे वेरिएबल से ये हमारा एरिया है, तो उसके कंक्लूजन कि इस एरिया में इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है या क्या कंक्लूजन है, निष्कर्ष क्या है, ये हमको अगर बताने हैं तो हमारा टाइटल बहुत अच्छा वहां पे हमको एक गाइडेंस देता है कि टाइटल इज प्लेइंग अ वाइटल रोल फॉर रिसर्च हाइपोथेसिस एंड इट्स कंक्लूजन्स। हाइपोथेसिस आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द टाइटल। जैसे मैंने बताया कि मेरा फोटो है और टाइटल अलग है, तो आप देखेंगे या टाइटल मेरा है और फोटो अलग है, तो आप वहां पे डिनाई करेंगे, आप वहां पे आप ही मैंने आपको पूछा था तो आप ही वहां पे बता रहे थे कि नहीं नहीं ये गलत है, तो आपके हाइपोथेसिस अलग है, आपका टाइटल अलग है, तो आपका रिसर्च प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए टाइटल के ऊपर ही आपके हाइपोथेसिस, आपके कंक्लूजन्स ये बेस्ड होने चाहिए कि जो आपने टाइटल लिया है, जिस पर्पस से आपने स्टडी स्टार्ट की है, एंड तक वो ही पर्पस आप लेके गए हैं। ठीक है, सो it is a DNA. Title is a DNA of your research project. So value of research. हाँ विचारा. Madam, when we start decide the title while we are framing the synopsis, and that time we have a little bit of idea about the topic. Yes. Right? Particularly what are our perceptions and all that. So Okay. we decide the title based on that. But as we continue the research, go Yes. into the depth after doing literature review and other things and all that, Okay. then we actually feel that more, I mean, we need something more in that Yes. Title. topic. So it might be not there in the title, but we feel that we need Hypothesis and objectives ना. Yeah. Yes. हाँ, तो So- इसी के ऊपर आएंगे हम लोग। हाइपोथेसिस भी लेने वाली हूँ मैं, ऑब्जेक्टिव्स भी लेने वाली हूँ, तो उसके ऊपर आएंगे। लेकिन ये सबके साथ होता है सर, ये नॉट ओनली फॉर यू, नॉट ओनली विथ यू, ये सबके साथ होता है कि जब हम लोग शुरू करते हैं रिसर्च कोई भी करने के लिए, तो हमारा परसेप्शन अलग होता है। देखिए हमने जर्नी स्टार्ट कर दी, अगर हम लोग नागपुर से बॉम्बे जा रहे हैं, हमने नागपुर से निकलते हुए हम गाड़ी में बैठते हुए या ट्रेन दुरांतो में अगर हम लोग जा रहे हैं, तो दुरांतो में बैठते हुए हमने सोचा कि चलो 9 बजे तक वीटी पहुंच जाएंगे, लेकिन बीच में कुछ डिरेल हो गया, कुछ लेट हो गया, कहीं पे रुक गई गाड़ी और हम लोग 9 बजे नहीं पहुंचे, तो वहां पे पहुंचने के बाद या बीच जर्नी में हमको पता चलेगा कि हम लोग 9 बजे नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन निकलते समय तो हमने ये तय करके निकले हैं हम लोग कि 9 बजे पहुंच जाएंगे बेटी। तो ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होता है। जब रिसर्च की जर्नी शुरू हो जाएगी तब जाके हमको पता चलता है कि वेदर आवर हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स आर करेक्ट और नॉट, वेदर इट वाज एक्सपेक्टेड एक्सेप्टेड और नॉट।
ओके ठीक है, तो ये होता है कब, जब जर्नी, इसलिए तो रिसर्च करना है कि आपके जो परसेप्शन है, आपने जो जिस आइडिया से रिसर्च शुरू किया है, जिस पर्पज से रिसर्च शुरू किया है, तो वो करेक्ट है या नहीं है, इसीलिए तो रिसर्च करना है हमको, ओके एग्जैक्टली है ना। हाँ, इसलिए ऐसा होता ही है, और ऐसा हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आप अच्छे से रिसर्च कर रहे हो। ओके एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि आपका ये रिसर्च का व्यू, आपका एक आपके अंदर इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, अंदर से जो रिसर्च आना चाहिए वो आपका आ रहा है अभी। ऐसा अगर होता है तो ही रिसर्च अच्छा हो रहा है, ठीक है। ठीक Is there है, any provision? Hello, one question more. यस यस। Is there any provision to again alter the title after the Title, submission of yes, synopsis yes, after yes. 1 year or 2 years? Within Is there 2 any years, provision? you have to alter your title within 2 years with the permission of your research advisory committee at your place of research. Okay. With the help of your head of the place of research. आप वहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो कि सर मेरे टाइटल में मुझे ये गलत लग रहा है, तो आपके आरएसी के सामने आपने आपका नया टाइटल रखना है, उसके एप्लीकेशन देनी है, वो आरआरसी में जाएंगी बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस के थ्रू, फिर आरआरसी फिर आपको वो टाइटल फ्रेम करके यानी वो चेंज करके देंगी, उसका एक लेटर आपको आरआरसी से मिलेगा कि टाइटल चेंज का। यस, देयर इज प्रोविजन बट विद इन 2 years ऑफ योर रजिस्ट्रेशन। ओके, यस। सो सपोर्टिंग फैक्टर्स फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च टाइटल क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, आप अगर आपका 1 year कंप्लीट होने का है, और मैं अभी जो आपको ये रिसर्च मेथोडोलॉजी अप्रूव्ड बाय यूजीसी, यही पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये यूजीसी एचआरडीसी का ये वर्कशॉप है, अपना प्री पीएचडी कोर्स वर्क है, और ये जो यूजीसी के गाइडलाइंस है उसके मुताबिक ही मैं आपको पूरा ये आपका कोर्स वर्क की जो मेरा लेक्चर है वो ले रही हूँ। तो इट इज रिलेटेड टू यूजीसी नॉर्म्स। तो अगर आपको लगता है कि भाई इसमें हम लोग चेंज कर सकते हैं या करना चाहिए, कुछ गलत हो गया है, तो यू कैन अप्लाई फॉर द चेंज ऑफ टाइटल विद इन 2 years, ठीक है। सो एनवायरमेंटल चेंजेस आप आपके फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च टाइटल में ले सकते हैं। राइज इन द फॉर्मेलिटीज, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज में कभी कभी बदलाव हो सकते हैं, तो उसमें भी आपका फॉर्मुलेशन हो सकता है रिसर्च टाइटल। कल्चरल चेंजेस हो सकते हैं, हिस्टोरिकल फैक्टर्स जो है वो हो सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ द हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑन द साइंस, ये भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल साइंटिस्ट जो है उनके जो डेफिनेशंस है उसके ऊपर भी आपका टाइटल फॉर्मेशन हो सकता है। So do's and don'ts for the in the title formation. So don't take any frictional, अभी मैंने बताया frictional word नहीं लेना है, जैसे heaven, hell, paradise वगैरह। Don't take any false or superficial idea in title. बहुत ज्यादा सुपरफिशियल आइडिया, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जैसे अभी पितृपक्ष हो गया, तो पितृपक्ष में हम लोग बोलते हैं कि अगर श्राद्ध करेंगे तो हमारे पितर को खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, ये होगा, तो ये हमारा सुपरफिशियल आइडिया है, तो उसके ऊपर कोई भी रिसर्च नहीं हो सकता। उसको डोंट टेक एनी फॉल्स और सुपरफिशियल आइडिया इन द टाइटल। सो फुल एम्प्लॉयमेंट, परफेक्ट कंपटीशन, हम लोग अगर इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो परफेक्ट कंपटीशन हो ही नहीं सकती मार्केट में, क्योंकि कोई ना कोई आपके अपोजिशन में खड़ा रहता है। फुल एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई तो भी ऐसा एक बंदा रहेगा कि जिसको काम करने की इच्छा हो ही नहीं सकती। उसको हम लोग प्रोवाइड भी करेंगे, अरे बैठे बैठे काम कर, घर बैठे काम कर, ऑनलाइन काम कर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको करना ही नहीं है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो ही नहीं सकता। फिक्स्ड वेरिएबल्स हो ही नहीं, वेरिएबल कभी फिक्स नहीं हो सकते, तो ये फॉल्स या सुपरफिशियल आइडिया मानी जाती है इकोनॉमिक्स में। सो डोंट टेक टू शॉर्ट और टू लॉन्ग टाइटल, जैसे कि टू शॉर्ट इंडियन पॉलिटिक्स, उसमें समझ में नहीं आ रहा कि इंडियन पॉलिटिक्स में आपको क्या करना है। Too long, a study of impact of equilibrium, non-equilibrium of heterogeneous regional factors on the national policies during 2005 to 15। इतना बड़ा अगर आप लेंगे तो देखिए, मेरे को भी वहां पे ऐसे दम लग गया, तो ऐसे नहीं होता, इतना बड़ा टाइटल नहीं लेना है आपको। डोंट यूज एनी एब्रीविएशंस, जैसे शॉर्ट फॉर्म है आईसीआईसीआई का, सेबी का, एसबीआई का, ऐसे शॉर्ट फॉर्म नहीं लेना है, पूरा लेना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे पूरा आपको वहां पे उसका एब्रीविएशंस नहीं लेते हुए पूरी वहां पे फुल फॉर्म उसका लेना है, ठीक है।
use words that create a positive impression and stimulate readers interest. नेगेटिव जो वर्ड्स रहेंगे वो नहीं यूज करना है हमको टाइटल में. एक पॉजिटिव इंप्रेशन जो टाइटल हमारा देगा वही वर्ड्स यूज करने हैं. यूज करेक्ट नोमेनक्लेचर फ्रॉम द फील्ड ऑफ स्टडी. जैसे हमारा अगर नागपुर का सोनेगांव विमानतल अभी हो गया है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विमानतल या एयरपोर्ट करके, तो उसको नोमेनक्लेचर जो भी चेंज हुआ है उसका एक करेक्ट नोमेनक्लेचर हमको लेना है. आइडेंटिफाई की वेरिएबल्स. जैसे मैंने वेरिएबल्स बोल रही हूँ बार बार, तो जो भी की वेरिएबल्स हमारे हैं वो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. अब डिपेंडेंट क्या है इंडिपेंडेंट क्या है ये मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स में आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इसमें एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो हमारा मेन टाइटल है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और उसके हिसाब से जो भी चेंजेस हो गए वो हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे. जैसे कोरोना की वजह से इकोनॉमी हमारी जो अभी डिस्टर्ब हो गई है, तो हमने इकोनॉमी का कोई भी एक खाना सेक्टर ले लिया और उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और कोरोना हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. इंडिपेंडेंट यानी जिसमें चेंज नहीं होता, डिपेंडेंट जिसके इंडिपेंडेंट के मुताबिक वो चेंज हो रहा है. हम लोग उसके ऊपर और चर्चा करेंगे बाद में. सजेस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स दैट सपोर्ट द मेजर हाइपोथेसिस. उसमें आपको एक रिलेशनशिप करनी है. क्या कोरिलेशन है, क्या कंपैरिजन है, या कोई एनालिसिस है, या कोई क्रिटिसाइज है. इसका एक वेरिएबल्स के ऊपर हमको एक सपोर्टिव वहां पे एक रिलेशनशिप देना है. कहाँ पे? टाइटल में. मे रिवील हाउ द स्टडी विल बी ऑर्गेनाइज. हाँ, कभी करना है कभी नहीं भी करना है. स्टडी एनालिसिस ऑफ इम्पैक्ट ऑफ स्टडी ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस, ऐसे करके हम लोग वहाँ पे उसको एक ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे. हमारा स्टडी जो है वो हम ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे उसको हमको टाइटल में देना है. यूज करेक्ट ग्रामर एंड कैपिटलाइजेशन द फर्स्ट एंड द लास्ट, ऑल नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स एक्सेट्रा. सबको हमको क्या करना है, उसको कैपिटलाइज करना है. और करेक्ट ग्रामर के बारे में मैंने बता ही दिया है आपको. सो हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडीज क्या है. The next step in the research process after the selection of research problem is detailed formulation of research problem which includes objectives. Objectives में 3 जो क्वेश्चंस है, what, why and how, उसको हमको वहां पे देखना है कि हमने कैसे क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है. ये ऑब्जेक्टिव्स में होने चाहिए. सो रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अभी ये आपके ऑनलाइन एग्जाम के लिए थोड़ा सा थियोरेटिकल दे रही हूँ. रिफ्लेक्ट द क्वेश्चन whose answer the investigator wants of a statement or a question serves as the pivot in the conduct of a research project and interpretation of results. The characteristics of good research objectives are: it should be clearly stated without any ambiguity in measurable terms and do not involve any kind of judgment. कोई भी जजमेंट वहां पे नहीं देना है, क्योंकि हमको वहां पे फाइंड आउट करना है, हमको रिसर्च करना है, हमको वहां पे कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए हमको वहां पे जजमेंट नहीं देने हैं. कहाँ पे? ऑब्जेक्टिव्स में. Writing research objective is clear, concise, declarative statement which provides direction to investigate the variables. आपके जो स्टडी के वेरिएबल्स रहेंगे उसको इन्वेस्टिगेशन करने का डायरेक्शन देने के लिए ये आपके ऑब्जेक्टिव्स वहां पे रहेंगे. जनरली रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स फोकस ऑन द वेज टू मेजर द वेरिएबल्स. ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं, आपके वेरिएबल्स आप कैसे मेजर करेंगे उसका एक डायरेक्शन देते हैं या फोकस देते हैं. सच एज टू आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब देम. Research objectives are the results sought by the researcher at the end of the research process, that is, what the researcher will be able to achieve at the end of the research study. आपके रिसर्च स्टडी के आखिरी में आप क्या अचीव करने वाले हो, ये आपके ऑब्जेक्टिव से आपके रिफ्लेक्ट होना जरूरी है. रिसर्च ऑब्जेक्टिव शुड बी रिलेवेंट, फिजिबल, लॉजिकल, ऑब्जर्वेबल, क्लियर एंड मेजरेबल. आप उसको मेजर कर सकते हो, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको लॉजिकल वहाँ पे लिखना जरूरी है, फिजिबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए. सो रिलेवेंस एंड फिजिबिलिटी ये आपको बताया गया होगा जब आपने रिसर्च फॉर्मुलेशन के लिए बारे में पढ़ा होगा या आपको सिखाया गया होगा. यहाँ पे रिलेवेंसी होनी चाहिए, फिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए.
वो ऑब्जर्व आप कर सकेंगे, वो जो ऑब्जेक्टिव्स आप लेंगे उसको ऑब्जर्व कर सकेंगे, ऐसे होने चाहिए, वो क्लियर होने चाहिए, उसको मेजर आप कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट जो आपके है वो वहाँ पे आपको लगाने हैं, तो वो लगने चाहिए उसको, तो इसका उसका स्टेटमेंट उसको आपको ऐसे करना है। ऑब्जेक्टिव्स इज अ पर्पस दैट कैन बी reasonably achieved with the available resources. So the objective summarizes what is to be achieved by the study. The research objective are the specific accomplishment the researchers hopes to achieve by the study. The objective include obtaining answers to research questions or testing the research hypothesis. रिसर्च हाइपोथेसिस भी ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर भी आप बना सकते हो, टाइटल के ऊपर भी बना सकते हो। तो ऑब्जेक्टिव जो है आपको बनाने हैं वो रिसर्च टाइटल से रिलेटेड और आपके स्टडी के पर्पस से रिलेटेड ही आपको ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं कि जनरल ऑब्जेक्टिव होता है। जनरल ऑब्जेक्टिव को हम लोग एम भी कहते हैं। कभी एक ऑब्जेक्टिव लेके उसके हम लोग वेरिएबल्स के पूरे जो है वो पार्ट कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बना सकते हैं, या एक पूरा जनरल ऑब्जेक्टिव लेके उसके ऊपर भी हम लोग काम कर सकते हैं। तो जनरल ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके ऊपर आपको ऑनलाइन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप इसको लिख लेना कि जनरल ऑब्जेक्टिव आर बोर्ड गोल्स टू बी अचीव्ड. The general objective of the study state what the researchers expects to achieve by the study in general terms. General objectives are usually less in number. एक या दो ही होते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव्स, बहुत ज्यादा नहीं होते। लेकिन अगर आपने सब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स लिए हैं तो ये आप 10, 12, 15 भी ले सकते हो, क्योंकि एक छोटा शॉर्ट अगर आपने एक वेरिएबल के ऊपर एक ऑब्जेक्टिव बना दिए तो आपको एक डेटा कलेक्शन के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता है, क्योंकि एक टाइम पे आपको एक ही ऑब्जेक्टिव के ऊपर काम करना है। और आपने अगर ऐसे 10-12 ले लिए तो आपका काम बहुत इजीली वहां पे डेटा कलेक्शन का हो सकता है। तो इसलिए स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आर शॉर्ट टर्म and narrow in focus. General objectives can broken into small logically connected parts to form specific objectives. The specific objectives are more in number and they systematically address various aspects of the problem as defined under the statement of problem and key factors that is assumed to influence or causes the problem. They should specify what the researcher will do in study, where and for what purpose. क्यों कर रहा है, कैसे करना है और क्या करना है, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में आना चाहिए। सो मेथड ऑफ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिकल पार्ट है, ये आपके ऑनलाइन एग्जाम में नहीं होगा। ये मैं अपनी तरफ से मेरे एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि ऑब्जेक्टिव्स फ्रेम कैसे करते हैं या कैसे सेटिंग करते हैं उसका। द ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रेजेंटेड ब्रीफली एंड कंसाइजली. They should cover the different aspects of the problem and its contributing factor in a coherent way and a logical sequence. एक logical sequence उसमें होना चाहिए कि इसके बाद में ये, इसके बाद में ये, पहले आप कौन सा लेना चाहिए, उसके बाद में कौन सा लेना चाहिए, आपके सुपरवाइजर आपको अच्छे से बता सकते हैं। The objective should clearly phrased in operational terms, specifying exactly what researcher is going to do, where and for what purpose. फिर से व्हाट, वेयर एंड व्हाई, ये जो क्वेश्चंस है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। दे शुड रियलिस्टिक कंसिडरिंग लॉजिकल कंडीशंस. इन ऑब्जेक्टिव्स यूज द एक्शन वर्ब्स, हमने वहां पे एक्शन वर्ब्स यूज करना है। शुड इनफ टू बी इवेल्युएटेड, टू एक्सेस, to identify, to find out, to determine, to compare, to find, to verify, to calculate, to describe, to analyze, to establish, ऐसे शब्द इस्तेमाल करके हमको ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना है। तो यहाँ तक के सबके समझ में आ गया? कोई क्वेश्चंस है? यस मैम। हाँ पूछिए, कोई क्वेश्चन होगे तो पूछिए। It's clear मैम। क्लियर ना, क्योंकि आपके ऑनलाइन एग्जाम में भी होगा और ऑब्जेक्टिव्स कैसे फ्रेम करते हैं इसके ऊपर आपका एक जो आपका वाइवा होगा उसके ऊपर भी होगा। तो अभी हम लोग लेते हैं हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। ऑब्जेक्टिव के तुरंत बाद हम लोग हाइपोथेसिस फॉर्मेशन लेंगे। समझ में आ रहा है सबको? इजी हो रहा है ना?
Yes, ma'am. इजीली समझ में आ रहा है? yes, ma'am. ज्यादा हार्ड तो नहीं हो रहा आपके, क्योंकि हम लोग अभी आपने सामने नहीं है, तो बहुत ज्यादा एग्जांपल्स दे दे के मैं आपको नहीं तो समझा सकती थी, लेकिन नहीं हो रहा ऐसे, तो इसलिए मेरे को जितना अच्छा लगता है, नहीं जैसे मैं जितने अच्छे से ऑनलाइन समझा सकती हूँ उतना कर रही हूँ, लेकिन अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे बीच में स्टॉप करके पूछ सकते हो। ठीक है, अभी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग आ रहे हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन। ये हो गया है क्या आपके पहले, या हम लोग पहली बार ले रहे हैं? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, हाँ। तो जैसे मैं यहाँ से अजम्पशन कर रही हूँ कि आप जो मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत सीरियसली आप सुन रहे हो, मेरी आवाज आपके कान तक जा रही है, ना कि कान तक जा रही, आपके दिमाग तक पहुंच रही है, और आप एक जो है क्या बोलते एक आपके दिमाग में एक चित्र बना रहे हैं कि मैडम कैसे होंगी। जैसे मेरा आपने मैडम ने, प्रीति मैडम ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैडम ने इतना काम किया है, इतने साल से काम कर रही है, तो मैडम का एज क्या होगा। फिर आप ये सोच रहे होगे कि अच्छा ये भी किया है मैडम ने, अच्छा ये भी किया है, तो अच्छा देखेंगे एक बार कभी मिलते हैं, तो ऐसे आपके दिमाग में सोच रहे हैं आप, और बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं। ये मैं अज्यूम कर रही हूँ, एम आई राइट Yes, ma'am. और रॉन्ग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. है ना, आप ऐसे है ना, जो भी आपका मैं ही नहीं, जो भी आपके जो लेक्चरर्स आ रहे हैं, जिसके सेशंस हो रहे, तो उनके बारे में आप सोच रहे हो, अच्छा इन्होंने ये बताया, एक ऐसा आपके दिमाग में वो जा रहा है, ऐसे मैं अज्यूम कर रही हूँ। लेकिन कोई एक हाथ तो ऐसा होगा ही ना कि जिसने ऑन करके रखा है, वो ज्वाइन होके रखा है और पूरा म्यूट है, वो खुद भी नहीं सुन रहा, उसकी आवाज भी हमारे पास नहीं आ रही और मेरी भी आवाज उनके पास नहीं जा रही। ऐसा कोई तो भी एक तो होगा ही, ये मेरा अजम्पशन है। फिर से अब मुझे अगर मेरा ये अजम्पशन करेक्ट है या नहीं है, ये अगर ढूंढ के निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? You have to observe that person. हाँ, मुझे क्या करना पड़ेगा? सबको मैंने नाम ले लेके मैंने वहां पे क्वेश्चन पूछने चाहिए, तब जाके मुझे पता चलेगा कि कौन है जो ये सुन नहीं रहा। सही बात है ना। हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो पढ़ाया गया है वो आपने सुना है या नहीं सुना है, आपने अच्छे से वो आत्मसात किया है या नहीं किया है, ये देखने के लिए ही ये एग्जामिनेशंस होते हैं। तो हाइपोथेसिस यानी क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसके हम लोग टेस्ट करेंगे। तो हमारी रिसर्च का जो हमने एरिया लिया है, जो हमने प्रॉब्लम लिया है, उसके ऊपर जैसे अभी एक सर ने मुझे पूछा कि जैसे मैं काम कर रहा हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि अरे ऐसा तो है ही नहीं, ऐसा तो कुछ थोड़ा सा ये मैंने जो सोचा था, मेरा जो परसेप्शन था वो थोड़ा सा तो बदल रहा है। यानी मैं क्या करूंगा, वहां पे जैसे जैसे मैं डीपली वहां पे नॉलेज गेनिंग करूंगा, वो रिसर्च प्रॉब्लम के अंदर मैंने वहां पे जब से मैंने डेटा कलेक्शन करूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि ये मेरा जो अजम्पशन है, मेरा जो एक परसेप्शन है, वो राइट है या रॉन्ग है, इसका मैं टेस्ट करूंगा। उसको जो टेस्टेबल स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे मैंने अभी बताया कि हम लोग नागपुर से हमको बॉम्बे जाना है, और बॉम्बे जाने के लिए मैं नागपुर से यहाँ दुरांतो में रात को 8:30 बजे बैठी हूँ, और मुझे मॉर्निंग 9 बजे वीटी पहुंचना है। 10 बजे मेरी वहाँ पे एक वीटी ऑफिस में वहाँ पे एक मीटिंग है, तो मैंने बता दिया उनको कि मैं अभी निकल रही हूँ, बस मैं 10 बजे आपके ऑफिस में आ रही हूँ। लेकिन अगर वो मेरी ट्रेन राइट टाइम वहां पे पहुंची और 10 बजे मैं उस ऑफिस में इंटरव्यू के लिए पहुंची, तो ही मेरा जो मैंने हाइपोथेसिस वहां पे लिया है, क्योंकि जो मैंने उनको बताया है, मैं जो अजम्पशन मैंने किया था वो करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कहीं बीच में रुक गई गाड़ी, लेट हो गई, डिरेल हो गई, या कुछ ऐसे हो गया कि वहां 9 बजे तक गाड़ी नहीं पहुंच पाई और मैं 10 बजे वहां नहीं पहुंच पाई, तो जो मेरा अजम्पशन वो रॉन्ग हो गया। तो हाइपोथेसिस मे बी एक्सेप्टेड और मे बी रिजेक्टेड। हम लोग क्या करते हैं, कोशिश, बहुत सारे रिसर्चर्स क्या कोशिश करते हैं कि वो जो हाइपोथेसिस मैंने लिया है वो करेक्ट ही होना चाहिए, वो एक्सेप्ट ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता।
जब हम लोग रिसर्च करने लगते हैं, हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं, हम लोग फील्ड में जाते हैं, हम लोग पूरा डेटा देखते हैं, हम लोग पूरा सीन देखते हैं, वहाँ पे सिनारियो देखते हैं, तब जाके हमको पता चलता है कि जो हमारा परसेप्शन था, जिस आइडिया से हमने हमारा टाइटल फ्रेमिंग किया था, जिस आइडिया से हमने हमारा रिसर्च प्रॉब्लम का फ्रेम किया था, उस आइडिया में बहुत ज्यादा बदलाव है, या वो वैसे के वैसे भी है, ऐसा भी हो सकता है, वैसे के वैसे भी है, तो एक्सेप्ट भी हो सकता है, कुछ परसेंट से एक्सेप्ट हो सकता है, कुछ परसेंट से रिजेक्ट हो सकता है, या पूरा का पूरा रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए हाइपोथेसिस इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च। हाउएवर वी मे नॉट यूज हाइपोथेसिस इन ऑल टाइप ऑफ रिसर्च। यहाँ पे कभी कभी साइंस में हम लोग अजम्पशंस भी लेते हैं, बट इन क्वालिटेटिव स्टडी इट इज इसेंशियल। यानी कब लेना है? क्वालिटेटिव रिसर्च में। ऐसा है या नहीं है? जैसे परसेप्शन, लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हमको एक वो स्टडी या रिसर्च प्रॉब्लम का आइडिया आया, हमने परसेप्शन किया, हमने अजम्पशन किया, हमने हाइपोथेसिस स्टेटमेंट किया, फिर उसको हमने वहां पे देखा कि हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं है। सो हाइपोथेसिस फॉर्मेशन क्या है? हाइपोथेसिस इज अ प्रोपोजिशन टू बी टेस्टेड। जैसे मैंने अभी शुरू में ही बताया कि उसका हम लोग टेस्ट करेंगे, हमारा जो परसेप्शन है वो करेक्ट है या नहीं है, हमारा अजम्पशन करेक्ट है या नहीं, उसका हम लोग टेस्ट करेंगे, उसको हम लोग वहां पे हाइपोथेसिस ऐसे कहते हैं। A proposition which can be put to test to determine validity and is useful for further research. उसकी वैलिडिटी है नहीं है, उसकी हम लोग क्या करेंगे? वहां पे एक टेस्ट करेंगे। Provisional central idea which becomes the basis for fruitful investigation is known as working hypothesis. Working hypothesis, alternative hypothesis किसको कहते हैं? एक सेंट्रल आइडिया है जिसके ऊपर हम लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। समझ में आ गया? ये आपके ऑनलाइन एग्जाम के लिए एक थ्योरेटिकल मैंने वहां पे मैटर दिया हुआ है। ये स्टेटमेंट्स वही हेलो, वैलिडिटी अभी तक हमने टेस्ट नहीं की है, इसको हम लोग हाइपोथेसिस कहेंगे। इन इट्स मोस्ट एलिमेंटरी स्टेज ऑफ हाइपोथेसिस मे बी वेरी हंच, गेस, imaginative data which becomes the basis for action or investigation। ये करेक्ट ही होना चाहिए, ये कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा इमेजिनेटिव डेटा हो सकता है जो हमारे इन्वेस्टिगेशन का एक बेस बनेगा, उसको हम लोग हाइपोथेसिस कहेंगे। तो जो शुरू में सर ने प्रॉब्लम पूछा था मुझे कि मैडम ऐसे से हो रहा है, तो अभी उनको ये क्लियर हो गया होगा शायद, क्योंकि ये एक गेस रहता है हमारा, एक हंच रहता है, एक इमेजिनेटिव आइडिया रहता है, जिससे हम लोग एक हमारा स्टेटमेंट बनाते हैं, उसको हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं। Am I correct? Are you getting? Yes, ma'am. हाँ, क्लियर हो रहा है ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, गुड, वेरी गुड। थोड़ा बीच बीच में बोलना जरूरी है क्योंकि मेरा पीपीटी ऑन है, मुझे कोई दिख नहीं रहा, इसलिए थोड़ा बीच में मैं हिलाती हूँ सबको। ठीक है, चलो ठीक। थोड़ा एक आध एग्जांपल अगर आप देते हो तो उससे और थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए। किसका? इमेजिनेटिव डेटा का? जैसे मैंने अब हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, हाइपोथेसिस के बारे में एक आध एग्जांपल अपन लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर हो जाए। अच्छा, हाइपोथेसिस का ना मैं देती हूँ आगे जाके। हाइपोथेसिस है, मैंने लिया है, आपको हाइपोथेसिस कैसे फ्रेम करेंगे उसके बारे में भी लिया है। जैसे मैंने अभी बताया कि नागपुर से बॉम्बे जा रही है, हमारा अजम्पशन हो गया, या हमने हाँ एक छोटा सा एक बहुत इंटरेस्टिंग ऐसा मैं आपको एक अजम्पशन देती हूँ, ठीक है? आप सब लोग रात को सोते हो? सब लोग हाँ नहीं सोते हो ना? हाँ, जैसे आज का ये प्री पीएचडी कोर्स वर्क था, तो मैं रात को सोई और मुझे पता था कि मुझे आज का ये 10:30 बजे का लेक्चर लेना है, तो उसका प्रिपरेशन, थोड़ा सा प्रिपरेशन रहता ही है, लेकिन एक माइंड का प्रिपरेशन करना पड़ता है कि अच्छा 10:30 बजे मुझे ये शुरू करना है, अच्छा मुझे अभी पीपीटी देख के रखनी है, क्या क्या
उसमें पॉइंट्स है, क्या किसको ज्यादा इलेबोरेट करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आके मुझे बताते हैं कि मैडम ये आपने अच्छा बताया है, इसमें थोड़ा सा हमको इलेबोरेशन और लगता है। जैसे अभी आपने भी बोला कि एक आधा एग्जाम्पल दे दो, तो एक माइंड सेट करके मैं सो गई रात को, और सुबह जब मैं उठी तब मुझे पता चला कि अरे हाँ, आज की 13 तारीख है, अब मेरे को ये सब करना है। ठीक है, तो रात को मैं प्रिपरेशन करके सोई, ये सोच के कि मैं सुबह उठूंगी, मेरा कल का दिन शुरू होगा, मैं आज का ये लेक्चर लूंगी और टाइम पे मेरा ये शुरू होगा, मुझे कोई ऑनलाइन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, मुझे कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम नहीं आएगा, मेरा इंटरनेट अच्छे से काम करेगा। ये सब मैंने अजम्पशन करके शुरू किया। ठीक है, अब ये अच्छे से सब हो रहा है, इसलिए मेरा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है। जो मैं रात को सोच के सोई और सुबह उठी, तो आज का जो मेरा प्रोग्राम है, ये जो मेरा सक्सेसफुल हो रहा है या होगा, तो ये मेरा कल रात का अजम्पशन था, और आज ये जब मैं उसके ऊपर एक्शन कर रही हूँ, उसके ऊपर काम कर रही हूँ, तो ये मेरा करेक्ट हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। अगर ऐसे कुछ हो जाता कि मैं रात को सोई ये सब सोच के और सुबह उठी ही नहीं, तो क्या होता? अजम्पशन करेक्ट होता? हम लोग डेली हम लोग हमारे हर एक काम में हम अजम्पशन करके चलते हैं, हर एक काम में हम लोग हाइपोथेसिस लेते हैं, और हम जब काम कंप्लीट कर देते हैं तो हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। सिर्फ ये बात है कि हम उसको एक स्टैटिस्टिकल वे में उसको हम लोग स्टैंडर्डाइज नहीं करते, और उसको हम पुट ऑन नहीं करते किसी के सामने कि देखो कल रात मैंने ये अजम्पशन कर दिया, इसलिए आजकल ये एज में, अब मैं अभी 50 क्रॉस हूँ, और कोरोना के बाद में रोज रात को सोने के बाद जब मैं सुबह उठती हूँ, तो हाँ, आज का दिन मुझे भगवान ने दिया है काम करने के लिए, ये सोच के मैं उठती हूँ। क्योंकि बहुत सारे हमारे बीच के जो लोग हैं वो छोड़ के चले गए हमें कोरोना के इस काल में। ये आप लोग सब लोग भी है ना इससे सहमत होंगे। तो क्या हो सकता है, उसका अजम्पशन हम लोग नहीं करते, यानी जो करते हैं वो करेक्ट कब होगा? जब वैसे के वैसे होगा तब। जब नहीं होता है तो असम्पशन हमने जो किया है, वो जो हाइपोथेसिस हमने लिया है, वो रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। जिस दिन मेरी आंख नहीं खुलेंगी उस दिन मेरे जो असम्पशन रहे, मेरे जो हाइपोथेसिस है, वो करेक्ट नहीं होंगे, वो रिजेक्ट हो जाएंगे। सही बात है, नहीं बात है? अरे सही है या नहीं है? हाँ, अब एकदम सीरियस हो गए सब लोग, सीरियस हो गए, लेकिन सीरियसली ऐसा ही होता है ना। Yes, ma'am. डेली लाइफ में, डेली, जैसे आज देखिए कल नवमी है, मेरे घर में नवरात्रि है, मेरे घर में मैं बुलाती हूँ और नवमी का पूरा ये होता है, तो कल की वो तैयारी मैंने आज से शुरू कर दी है कि चलो भाई इतने सारे लोग आएंगे खाना खाने के लिए, पूरन बनाते हैं हमारे बीच में, हमारे घर में पूरन बनाते हैं, तो मैं आज सुबह पूरन बना के आ गई कि चलो कल ज्यादा जल्दी में मेरे को खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है जल्दी में, या फिर बहुत ज्यादा टाइम जाता है या एग्जॉस्ट हो जाते हैं हम लोग, तो आज ही बना लेते हैं, आज उपास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सुबह उठ के मैंने पूरन बना लिया, ये सोच के कि कल नवमी है। और फिर मेरी तैयारी, हम लोग जो मैनेजमेंट में प्लानिंग बनाते हैं ना, वो ऑल इज बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस एंड अजम्पशंस। जो प्लानिंग हम लोग करते हैं, कोई भी शादी है घर में, प्लानिंग करते हैं 4-4 महीने 8-8 महीने के पहले प्लानिंग करते हैं हम लोग, है ना। वो प्लानिंग इज अजम्पशन, प्लानिंग इज हाइपोथेसिस, लेकिन हम लोग उसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं करते, इसलिए हम उसको अजम्पशन नहीं बोलते, हम उसको प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है ना, एज पर प्लान ये हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम लोग प्लान चेंज भी कर सकते। हाइपोथेसिस वैसे नहीं होता है। किसी की शादी रहती है, हाँ, फॉर एग्जांपल किसी की शादी रहती है, डेट फिक्स हो जाती है, हाँ, ऑन द डेट जिस दिन शादी है उसी दिन उसी के क्लोज रिलेटिव में डेथ हो जाती है, हाँ, तो एग्जैक्टली, हाँ, तो यानी वो रिजेक्ट हो गया ना हाइपोथेसिस पूरा आपका। तो हमारे पूरे लाइफ में डेली हम लोग कोई भी काम करते हैं तो वो हाइपोथेसिस के बेसिस पे ही करते हैं, लेकिन हमें रिसर्च जब हम करते हैं तब पता चलता कि ये हाइपोथेसिस है। तो इसको हाइपोथेसिस को बहुत ज्यादा उसको क्या बोलते हैं, भूत बोलते हैं ना मराठी में हम लोग, राक्षस, उसको राक्षस मत बनाइए।
उसको असुर मत बनाइए, उसको हमारे डेली लाइफ का एक भाग, एक हिस्सा, हमारे रिसर्च का एक हिस्सा बनाइए, तब जाके इतना इजी हो जाएगा आपका रिसर्च वर्क कि आपको पता ही नहीं चला कि कब कंप्लीट हो गया। हम लोग हाइपोथेसिस को बहुत ज्यादा क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करके रख देते हैं। तो इसलिए द हाइपोथेसिस इज एन अजम्पशन व्हिच कैन पुट टू टेस्ट टू डिसाइड इज वैलिडिटी। वैलिडिटी है या नहीं है। जैसे आपने बताया कि शादी हो गई, वैलिडिटी है, शादी नहीं हुई, कैंसिल हो गई, तो आपकी वैलिडिटी चली गई। समझ में आ गया? अब क्लियर हो गया? हाँ, नहीं हम लोग अजम्पशन करते ही है ना, लिखते नहीं है, सब लिख के नहीं रखते हम लोग। यस, उसका ओवरऑल रिजल्ट एक तो पॉजिटिव आएगा, नहीं तो नेगेटिव आएगा। बस डरने की जरूरत नहीं कि ये कुछ तो भी अलग ही होगा, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो उसको, हाँ, हाइपोथेसिस को जबरदस्ती एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं, ये मैं बार बार बताने वाली हूँ आपको। उसको जबरदस्ती एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। अच्छा, मैंने जो हाइपोथेसिस लिया वो तो उसका तो डेटा आ ही नहीं रहा, ये तो मिल ही नहीं रहा, ये तो हाइपोथेसिस हमने लिया था। जैसे मैंने मेरा जो पीएचडी का थीसिस था वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लगने के बाद बहुत सारे जो ग्राहक मंच बने, कंज्यूमर कोर्ट बने, तो उसमें जो कंज्यूमर्स वहां पे देते थे, कंप्लेंट देते थे, उसके ऊपर 90 डेज में उसका रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, उसके ऊपर मेरा पूरा रिसर्च था। तो मैंने अजम्पशन लिया था, हाइपोथेसिस लिया था कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा कंज्यूमर्स उसके ऊपर यानी कंप्लेंट कर रहे हैं, और उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा है वो उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने डेटा कलेक्शन के लिए लिया उसमें एक और ज्यादा एक था कि कंज्यूमर कोर्ट में अगर आपको केस डालनी है तो कोई वकील की जरूरत नहीं। तो ये मेरा हाइपोथेसिस था कि कंज्यूमर खुद ये कर रहा है, तकरार कर रहा है कंज्यूमर कोर्ट में जाके। लेकिन जब मैंने डेटा कलेक्शन किया, 9 मेरे जिले थे, 9 में से 7 जिले में ऐसा लगा, मेरे को पता चला, सिर्फ नागपुर और अमरावती छोड़ के ऐसे मुझे पता चला कि किसी भी कोर्ट में कोई भी ग्राहक खुद से तकरार नहीं कर रहा, उसके बिहाफ वकील कर रहा है, उसका एडवोकेट कर रहा है। तो मेरे 7 जिलों में ये मेरा एक हाइपोथेसिस था, वो रिजेक्ट हो रहा था। तो क्योंकि हाइपोथेसिस तो मैंने डेटा कलेक्शन के पहले किया था, डेटा कलेक्शन के बाद मुझे ये पता चला, अब तब जाके मेरा 96 का पीएचडी है, तब तो ये पूरा मेथोडोलॉजी एज पर यूजीसी नॉर्म्स नहीं थी। तो मेरे गाइड ने बोला नहीं ऐसे नहीं, आप हाइपोथेसिस से निकाल दो। मैंने बोला कि नहीं सर, एक डेटा मिला है हमको, उसको हम लोग डाल सकते हैं, हम लोग करेंगे। और मैं वहां पे स्ट्रिक्ट रही कि नहीं, मैंने जो डेटा कलेक्ट किया है वो मैं वहां पे रखूंगी। उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा भी हुई और फिर अवार्ड हुई मुझे पीएचडी। लेकिन मैं वहां तब से जाके मेरे गाइड ने मुझे बहुत ज्यादा तंग किया था उस समय कि नहीं आपका डेटा नहीं मिल रहा है, आपका डेटा नेगेटिव जा रहा है, तो ये हाइपोथेसिस लेना ही नहीं, निकाल दो आप। उसके ऊपर मैं स्टिक रही कि नहीं, जो डेटा मिला है वो आगे जाके किसी और रिसर्चर को हेल्प करेगा कि भाई ये 7 जिलों में आज कंज्यूमर अवेयर नहीं है कि खुद जाके तकरार नहीं कर रहे, लेकिन आगे जाके कोई रिसर्चर इसके ऊपर काम कर सकता है कि ये 7 जिले में अभी कंज्यूमर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनके लिए एक प्राइमरी सेकेंडरी डेटा हो जाएगा ये। तो ये जो अपना अंदर से लगना चाहिए रिसर्चर को, जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है वो आगे रखना चाहिए, मैंने थीसिस में लिखना चाहिए, और दूसरे को मैंने उसके लिए एक सेकेंडरी डेटा अवेलेबल करके देना चाहिए। ये हमारा जो प्राइमरी डेटा होता है, दूसरे के लिए वो सेकेंडरी डेटा हो जाता है। और उसके बेसिस में हमारे ही यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से तब अंजलि कुलकर्णी मैडम ने पूरा एक बहुत बड़ा मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट यूजीसी में किया था, ये मुझे पता है। तो इसका रिजल्ट मुझे अच्छा मिला। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हाइपोथेसिस एक्सेप्ट ही होना चाहिए, वो रिजेक्ट भी होता है तो भी आप डेटा रखेंगे आपके थीसिस में, जो जाके आगे जाके किसी और रिसर्चर को गाइडलाइन देगा। ठीक है, चलते आगे। मैम, यस बट ये हम कल सीख रहे थे कि जो भी हाइपोथेसिस हमने सिनॉप्सिस में सबमिट किया है उसको हम हटा नहीं सकते हैं, कभी भले ऐड कर सकते हैं। हाँ, ये अभी का यूजीसी 2009 ऑनवर्ड्स का पूरा ये है, जो डेटा मैं अभी बता रही हूँ, जो आपको बता रही हूँ, तब मैं 96 यानी 94 में मैंने सबमिट किया था मेरा थीसिस। 96 को मुझे अवार्ड हुई थी, ये 94 की बात बता रही हूँ मैं।
कि बहुत बार गाइड भी आपको मिस गाइड करते हैं कि आप ऐसा करो, ऐसे कर, इसको बदल दो, इसको निकाल दो। और तब मेरा एज भी बहुत कम था, मैं 23-24 साल की थी सिर्फ। तो उनको लगा कि इसको कुछ यानी उसका स्टडी नहीं है, वो कुछ नहीं है, डेटा इसने कलेक्ट अच्छे से नहीं किया है, तो ऐसे करना चाहिए। लेकिन मैं तभी भी स्टिक थी, आज भी स्टिक हूँ कि नहीं, जो भी मैंने डेटा कलेक्शन किया है वो मुझे रखना चाहिए, क्योंकि वो एकदम प्राइमरी और प्योर डेटा था। ठीक है, हाँ, चलो आगे चलेंगे। और जो भी अभी मैं बता रही हूँ 2000 ऑनवर्ड्स यूजीसी ने ही एक गाइड, क्योंकि यूजीसी के भी ध्यान में आ गया कि कुछ ऐसे करते हैं गाइड लोग, या कुछ रिसर्चर ऐसे करते हैं कि जो हाइपोथेसिस लेते हैं पहले सिनॉप्सिस में, वो बाद में रखते नहीं है। और दूसरी बात जो आपने बताई कि हाइपोथेसिस आप बदल नहीं सकते, टाइटल छोड़ के, टाइटल को आपको आरएसी में देना पड़ता है, लेकिन टाइटल छोड़ के आप सभी ऑब्जेक्टिव्स, हाइपोथेसिस सब चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपके जब आप डेटा कलेक्शन के लिए जाते हो, आप जब एलआर करते हो, तब एलआर में आपने पूरा जो रीडिंग किया है, अगर आपको लगता है कि ये हाइपोथेसिस मैंने गलत ले लिया है, तो आप आरएसी के सामने रख के, आरएसी के विद द परमिशन ऑफ आरएसी और एंड योर सुपरवाइजर, यू कैन चेंज योर हाइपोथेसिस विद इन 2 years अगेन। ठीक है, एक बार 2 साल हो गए आपके रजिस्ट्रेशन को, फिर आप कुछ नहीं बदल सकते, क्योंकि आपके 2 साल में आपने काम करना एक्सपेक्टेड है। ठीक है, टाइटल वी कैन चेंज। Yes, even title you can change. There is a provision in direction number 11 of 2021. You can change your direction within 2 years. ठीक है? So, initial idea क्या है? Hypothesis is the initial idea of starting point. It is often blurred or general. Is requires refining before research hypothesis can be generated. बहुत बार उसको refine करना पड़ता है लास्ट hypothesis होने के पहले. Refining of initial idea is based on search of relevant literature, जो हम literature review कहते हैं. Initial observation of the फिनोमिना, जैसे अगर इंसिडेंस के, एक आधे इंसिडेंस के ऊपर हमारा रिसर्च है, तो इंसिडेंस का जो है उसका क्रिकेट के ऊपर हम लोग ले रहे हैं, या किसी ऐसे इंसिडेंस के बारे में ले रहे हैं कि जो घटी हुई घटना है, उसके वीडियोस हमारे पास अवेलेबल है। तो उसको जो हम लोग ऑब्जर्वेशन वहां जाके, खुद जाके अगर ऑब्जर्वेशन करके हम लोग बनाते हैं हमारा हाइपोथेसिस, तो एकदम स्टेटमेंट हमारा प्योर हो जाता है. नैरो एंड फॉर्मलाइज इनिशियल आइडिया कन्वर्ट in the statement of the problem is hypothesis. Hypothesis हमारा जो problem होता है statement का, उसको हम लोग narrow करके छोटे छोटे initial ideas में convert करते हैं, उसको हम लोग hypothesis कहते हैं. A good hypothesis it should be stated in brief and in definite terms, should be testable, and the relationship between variables should reflect the theory or literature that it is based on. उसके ऊपर जो जिस थ्योरी के ऊपर हमारा ये बेस्ड है, उसकी हमने वहां पे टर्म्स और टेस्टेबल रिलेशनशिप देनी चाहिए. को रिलेशन देना है, या कोएफिशिएंट निकालना है, या फिर उसका अनोवा टेस्ट करना है, कौन सी टेस्ट हमको करना है, ये हमारा हाइपोथेसिस हमको बताता है. तो जो वर्ड हम लोग यूज करते हैं, उससे हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग वहां पे हो जाता है. The hypothesis must fulfill 2 requirements. क्या होने चाहिए उसमें देखेंगे पहली बार. The hypothesis must produce a possible solution to the problem. पहली टेस्ट वहां पे है, पहली कंडीशन क्या है, तो उसको एक पॉसिबल सॉल्यूशन हमारे प्रॉब्लम को हमारा हाइपोथेसिस देना चाहिए. जैसे मैं अभी बोल रही कि सिलेक्ट या एक्सेप्ट हो रहा है या रिजेक्ट हो रहा है, कुछ भी, लेकिन उसका एक सॉल्यूशन मिल रहा है प्रॉब्लम का. एंड मस्ट बी पॉसिबल टू टेस्ट. ऐसे कहते हैं कि अगर आपका हाइपोथेसिस टेस्टेबल नहीं है, उसको कोई टेस्ट नहीं लगती, तो आपकी रिसर्च को कोई मीनिंग नहीं है. मराठी और हिंदी लैंग्वेजेस या इंग्लिश लैंग्वेजेस को छोड़ के बाकी सभी सोशियोलॉजी के होगे या सोशल साइंसेस के होगे, साइंसेस के होगे, किसी भी रिसर्च के हाइपोथेसिस को टेस्ट लगना जरूरी है, क्योंकि जो डेटा हमको मिलता है, सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो, उसको एक पॉसिबल टेस्ट लगा के ही हम लोग वहां पे उसका कंक्लूजन निकालेंगे. तो ही वो हाइपोथेसिस मस्ट फुलफिल 2 रिक्वायरमेंट जो हमने बोली है, कि पॉसिबल सॉल्यूशन देना चाहिए और उसको कुछ ना कुछ टेस्ट लगनी चाहिए. ठीक है. The first step to identify the test implication from the hypothesis, that is,
Question: Are there any effects that are possible to observe and that would occur if the hypothesis is true? Should be answered. क्या आंसर आना चाहिए कि अगर उसके कुछ पॉसिबल जो हमने ऑब्जर्वेशंस किए हैं उसका हाइपोथेसिस ट्रू होने के लिए क्या इफेक्ट होने चाहिए? आर देयर एनी इफेक्ट दैट आर पॉसिबल टू ऑब्जर्व and that would occur if the possible hypothesis is true? Should be answered. The observable effects are called test implications from the hypothesis. और जो हम ऑब्जर्वेबल इफेक्ट्स करेंगे उसको हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहेंगे. अब ये हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए कभी कभी हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, कभी कभी कोरिलेशन एनालिसिस करते हैं. जैसे एज और सेविंग का क्या रिलेशन है, एज और क्या बोलते हैं सेटिस्फेक्शन का क्या रिलेशन है, जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब में दिए गए जो आपके परक्यूजिट्स है उसका क्या रिलेशन है. इसको हम लोग जो कोरिलेशन लगाएंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, एक पॉसिबल टेस्ट करेंगे. वो टेस्ट जब इम्प्लीमेंट करेंगे हमारे हाइपोथेसिस के ऊपर तब जाके हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक कंक्लूजन हमको देगा. द टेस्ट इम्प्लीकेशन इज थियोरेटिकली deduced from the hypothesis and expected to be present in certain case. Then the case is produced, and if the test implication cannot be observed, the hypothesis must be false. यानी टेस्ट उसको लगती नहीं है या टेस्ट लगा के लगा नहीं सक रहे हम लोग, इम्प्लीकेशंस नहीं हो रहा है, तो हमारा हाइपोथेसिस ये गलत होता है या हम लोग उस एक फॉल्स हाइपोथेसिस लेके काम कर रहे हैं ऐसे समझना चाहिए. तो इसके लिए एक आपको पायलट स्टडी करना जरूरी है कि आपने जो हाइपोथेसिस लिया है उसका जो डेटा मिल रहा है उसके ऊपर टेस्ट लग रही है या नहीं लग रही है. अगर लगती है तो आप हाइपोथेसिस कंटिन्यू कर सकते हो, अगर नहीं लग रही है तो आपका हाइपोथेसिस गलत हो गया है, ये समझ लेना. यानी हाइपोथेसिस फाइनल करने के पहले आपको एक पायलट स्टडी करना जरूरी है. अब देखेंगे अब हम लोग फॉर्म्स, बहुत ज्यादा एक टाइप्स होते हैं, ये एक थ्योरेटिकल मैटर है जो आपको पूछेंगे आपके ऑनलाइन एग्जाम में. फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस इज डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड एंड द टाइप ऑफ स्टडी बीइंग कंडक्टेड. सिंपल फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस आर टिपिकली फ्रेज्ड एज इफ एंड देन स्टेटमेंट. इफ ऐसा होगा तो देन क्या होगा, ऐसा अगर स्टेटमेंट होता है तो उसको सिंपल फॉर्म करते हैं. Some hypothesis may simply describe how two things may be related. उसको co-relational research या co-relational hypothesis कहेंगे. Secondly, relation of one variable causes the change in another variable, उसको causal relationship या causal hypothesis ऐसे कहेंगे. तो क्या है hypothesis के forms हम लोग देखेंगे पहले. Characteristics: A hypothesis must be conceptually clear. Concept should be clearly defined. Definition should be commonly accepted. Definition should be easily communicable. A hypothesis must have observed references. एक references, observed references उसको वहाँ पे होनी चाहिए. क्वेश्चनर फॉर्म में, ऑब्जर्वेशन फॉर्म में, इंटरव्यू फॉर्म में, कुछ भी उसको हम लोग वहाँ पे दे सकते हैं रेफरेंसेस. Variables in the hypothesis must have experimental possibilities. A hypothesis must be special. A hypothesis should be related to available research techniques. And hypothesis should be related to body of theory. कैटेगरीज क्या है हाइपोथेसिस की वो देखते हैं. एक बेस्ड ऑन फॉर्मुलेशन, दो टाइप के फॉर्मुलेशन करते हैं हम लोग. एक नल हाइपोथेसिस जिसको हम लोग निगेटिव हाइपोथेसिस कहेंगे. हम लोग एक से पे ही नहीं कर रहे, हमने जो टाइटल लिया है वो टाइटल का जो प्रॉब्लम है उसको हमने वहां पे नल यानी निगेटिव में लिया है तो उसको नल हाइपोथेसिस कहेंगे. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमने उसको पॉजिटिव वे में फ्रेम कर रहे हैं तो उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस या वर्किंग हाइपोथेसिस कहते हैं. अब नल हाइपोथेसिस एक या दो, ज्यादा से ज्यादा 3 हो सकते हैं, उसके ऊपर ज्यादा नहीं लेना है. मैं तो बोलूंगी कि एक ही नल हाइपोथेसिस लेना है, बाकी सब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेंगे आप. बेस्ड ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होता है. ये क्या है मैं सब बताती हूँ आपको. बेस्ड ऑन डेरिवेशंस, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव हाइपोथेसिस. अब देखिए पहला हम लोग देखेंगे वहां पे, ये हाइपोथेसिस इज अ प्रोपोजिशन फॉर्मुलेटेड टू एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फैक्ट्स or conditions in order to guide the investigation further. It can be either research hypothesis, इसको substantive, declarative, alternative hypothesis ऐसे भी कहते हैं.
स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड आउटकम बिटवीन वेरिएबल्स और नल हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल उसको या साइंटिफिक है। हाँ पूछिए। हेलो हॅलो मॅडम कोणाचा तरी अनम्यूट झालाय। येस मॅम मी मॅडम करते त्याला. ॲडॉक हायपोथेसिस काय आहे? हॅलो, काय ॲडॉक हायपोथेसिस हा पण एक प्रकार आहे, वर्किंग आणि ॲडॉक. हा हा त्याला रिसर्च हायपोथेसिसच म्हणतात, अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. अच्छा, पॉझिटिव्ह वेनी घेतलेलं अडॉप्ट करतोय आपण त्याला, म्हणजे आपलं जे टायटल आहे त्याला अडॉप्ट करतोय आपण, बस एवढंच. नाही मॅम, त्याचं थोडंसं वेगळं मिनिंग आहे. ते म्हणजे सपोजली एखादा टीचर तो टीचर जर सर्व विद्यार्थ्यांना पाहिजे आहे आणि काही वर्गातला भाग असा आहे की त्यांना तो टीचर पाहिजे नाहीये, त्यासाठी एक नवीन टीचर अपॉइंट करणे त्या विद्यार्थ्यांसाठी स्पेशली, तर त्याला ॲडॉक असं म्हटलं जातं. म्हणजे सोल्युशन, प्रॉब्लेमचं सोल्युशन काढण्यासाठी ॲडॉक हायपोथेसिसचा यूज केला जातो. असं आहे आमच्या फिलॉसॉफीमध्ये. अच्छा, फिलॉसॉफीचं असेल ते, पण अडॉक हा शब्द आपण आपल्या याच्यामध्ये नाही वापरत. आपण त्याला पदार्थ हा शब्द यूज केलेला आहे त्यात, म्हणून मी जस्ट सांगितलं. तुम्ही एका वेळेला एक्सक्यूज मी, एका वेळेला तुम्ही दोन प्रकारचे प्रॉब्लेम्स हँडल करताय. म्हणजे दोज स्टुडंट हू हॅव दोज स्टुडंट वॉन्टेड दॅट टीचर अँड दोज स्टुडंट नॉट वॉन्टेड दॅट टीचर. पण त्या ज्या एस्टॅब्लिश टीचर आहे त्यांना मॅनेजमेंट डिनाय नाही करू शकत, त्यांना तर राहूच द्यायचं आहे. पण त्या विद्यार्थ्याचं सॅटिस्फॅक्शन करायचं आहे, त्यासाठी एक नवीन टीचर त्या विद्यार्थ्यांसाठी तेवढ्या पुरतं बोलवणं म्हणजेच ॲडॉक असा अर्थ आमच्या याच्यात घेतलेला. तेवढा टाइम हायपोथेसिस मध्ये अडॉकची तुमची जी डेफिनेशन आहे ना, ती थोडीशी आपल्याला इथे म्हणजे मेथोडॉलॉजी मध्ये आपल्याला सबस्टॅन्शियल रिसर्च हायपोथेसिस असं म्हणता येईल. ओके मॅम, थँक्यू. कारण असं की आपण तेवढा एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठीच फक्त आपण त्या हायपोथेसिसचा वापर करणार आहे. बाकी तर तुमचं नॉर्मल रेग्युलर तुमचा जो स्टेटमेंट आहे ते तुमचं चालू आहे, पण त्या स्टेटमेंटला नलिफाय करण्याकरता किंवा एखाद्या प्रॉब्लेमला नलिफाय करण्याकरता तुम्ही थोड्या वेळा करता एखादा सोल्युशन देण्याचा थोड्या वेळा करता, तर त्याला तुम्ही अडॉक किंवा सबस्टॅन्शियल हायपोथेसिस असं म्हणू शकता. बरं, ठीक आहे. Okay. Then null hypothesis states that there is no significant relationship between the independent and dependent variable. म्हणजे जे तुमचे दोन डिपेंडेंट, हिंदी में बात करूंगी मैं, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके जो है उसमें कोई भी एक सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है, ऐसा अगर आप स्टेटमेंट देते हैं तो उसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं. और ये जो मैं आपको बता रही हूँ, एज पर द सिलेबस गिवन बाय द नागपुर यूनिवर्सिटी फॉर PhD प्रोग्राम, तो इसमें जो दिए गए हाइपोथेसिस के टाइप्स एंड हाइपोथेसिस के जो ये दिए गए हैं, पूरा सिलेबस में जो पार्ट दिया गया है उसी के मुताबिक मैंने ये पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया है. उसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, मैं नहीं ऐसे नहीं बोलूंगी कि कुछ नहीं है, यही परफेक्ट है, ऐसा नहीं बोलूंगी, लेकिन ये आपको आपके ऑनलाइन एग्जाम के लिए काम में आएगा, इसलिए ये थ्योरी मैं आपको बता रही हूँ. एज पर द सिलेबस गिवन फॉर प्री PhD कोर्स वर्क बाय नागपुर यूनिवर्सिटी. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसके अलावा भी कुछ और हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये आपको पूछे जाएंगे, ये इसके ऊपर आपको पूछे जाएंगे ऑनलाइन क्वेश्चंस MCQs पैटर्न में. ठीक है. अब नल क्या है? नल हाइपोथेसिस इज रेफर टू द हाइपोथेसिस इज नो डिफरेंस, शो नो डिफरेंस रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स वी वांट टू स्टडी, may act as a starting point and as a benchmark against which the researcher will measure the actual outcome of the study once the researcher has collected the data. It present statement by equality. यानी ये जैसे आम्ही म्हणतो मराठीत बरोबरचं चिन्ह, वो करेक्ट वाला जो मार्क रहता है वो देके उसको प्रेजेंट करते हैं. तो इसमें आपको MCQs ये आ सकता है कि इट हाइपोथेसिस में रिप्रेजेंट स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी, स्टेटमेंट ऑफ डैश,
ऐसे करके आपको आ सकता है। तो आप देखिए इसमें इसका एक स्क्रीनशॉट कर लेके रखिए। देन HA क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? Alternative relationship is always positive. Present the alternative to null hypothesis in represent statement of inequality. Research hypothesis may be directional or non-directional. Directional क्या होता है? Reflects a difference between group and the difference are specified. Direction हम लोग दे रहे हैं कि there is more difference between girls and boys studies. There is more difference, there is less difference in the household income in Nagpur city. ऐसे अगर हम लोग लेस मोर ऐसा एक डायरेक्शन दे रहे हैं उसको, लेस मोर है और वो कुछ और हो सकता है डायरेक्शन। तो ऐसा अगर डायरेक्शन दे रहे हैं तो उसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहेंगे। और नॉन डायरेक्शनल क्या है? Reflects a difference between group but the direction of the difference is not specified. हम लोग बोल रहे हैं कि there is a difference between the woman and male's salary और wages rates ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन more और less ऐसे नहीं बोल रहे, हम लोग उसको डायरेक्शन नहीं दे रहे, तो उसको नॉन डायरेक्शनल बोलेंगे। तो ऑल्टरनेटिव के दो टाइप है, डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल। डायरेक्शनल है तो उसको हम लोग डायरेक्शन दे रहे हैं मोर लेस करके, या हाई लेस भी कहेंगे, या फिर और ऐसे जो डायरेक्शन दे रहा है, किसी और जाने वाला एक डायरेक्शन दे रहा है, ऐसा अगर डायरेक्शन है तो उसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहेंगे। जिसको हम लोग बता रहे इसका डिफरेंस है लेकिन उसको डायरेक्शन नहीं दे रहे, तो वो नॉन डायरेक्शनल हो गया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. मॅडम हाँ बोला। हे डायरेक्शनलाच 1 टेल 2 टेल असंही म्हणतात का? हा, वन टेल याच्यामध्ये आणि 2 टेल याच्यामध्ये हे लागतात, काय म्हणतात त्याला, स्टॅटिस्टिकल अनालिसिसचे टूल्स लागतात। 1 टेल अनालिसिस 2 टेल, हा, तर ते डायरेक्शनल कसं दिलेलं आहे, हा ग्रेटर आहे, बेटर आहे, टर्मिनॉलॉजी वाचली आहे कुठेतरी, 1 टेल्ड हायपोथेसिस 2 टेल्ड हायपोथेसिस, हा, तर ते तसं नाही म्हणत, त्याला डायरेक्शनलच म्हणतात। डायरेक्शनलच, हा, कारण डायरेक्शन देतोय आपण त्याला, आपण म्हणतोय ग्रेटर दॅन, बेटर दॅन, मोर लेस असं जेव्हा म्हणतोय तर मग 1 टेल झाली, मोरच फक्त म्हटलं, आणि मोर अँड लेस असं दोन्ही म्हटलं तर 2 टेल झाली। ओके ओके ओके, मैम HO कितने होंगे? हाँ वो बताने वाली हूँ मैं आगे जाके, है आपने इसमें, ठीक है। हाँ, ये अपना थ्योरेटिकल पार्ट कवर होना जरूरी है क्योंकि ये आपके ऑनलाइन एग्जाम में आने वाला है पार्ट, इसलिए ये बताना जरूरी है मेरे लिए, क्योंकि एग्जाम की जो ऑनलाइन का ये जो क्वेश्चंस है उसकी कमेटी की एक मैं मेंबर थी, और ये पार्ट जो है ये मैंने वहाँ पे उनको 2000 क्वेश्चंस हमने निकाल के दिए हैं, तो उसमें से आपको इसमें से भी कुछ भी आ सकता है, तो ये देना मेरा एक ड्यूटी है। आपको ये क्वेश्चंस ये पूरा ये थियरी आपको प्रोवाइड करना मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो ये थियरी देना और लेना आपका यानी आपको भी इसमें फायदा होगा। मैम तो ये आपने जो पीपीटीज दिया है इतना हाँ। ही हम लोग पढ़ के जाए तो that is बस 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 इतना सफिशिएंट है आपको, ठीक जो मैं दे रही हूँ इसमें से ही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक ठीक है। मॅडम हाँ हाँ, घ्यायचंय का 5-10 मिनिटाचा? एवढं कंप्लीट करू आणि रिसर्च डिझाईनला ब्रेक घेऊ, चालेल मॅडम, ठीक आहे ठीक चालेल ना? हाँ हाँ, चलो। डायरेक्शनल मध्ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैन फर्दर बी क्लासिफाइड। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस अभी हो गया अपना ये। द हाइपोथेसिस यूज सो कॉल्ड कंपैरिजन टर्म्स सच एज ग्रेटर, लेस, बेटर, वर्स, देन इट इज डायरेक्शनल। It is directional because it is predict that there will be difference between two groups and it specifies how the two groups will differ. Now it is clear. When the hypothesis simply predict that there will be difference between the two groups, then it is non-directional hypothesis because it predict that there will be difference but does not specify how the groups will differ. Hence, simply based on the wording of the hypothesis, we can tell the difference between directional and non-directional. अब सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या है देखते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस, उसको यूनिवेराइट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, स्टेट्स एन एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। ओनली one
एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया और एक डिपेंडेंट वेरिएबल लिया और उसके ऊपर हमने रिलेशनशिप दे दिया, तो उसको हम सिंपल हाइपोथेसिस कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स और मल्टीवेरिएट हाइपोथेसिस किसको कहेंगे? तो प्रेडिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड 2 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, अब इंडक्टिव एंड डिडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होते हैं? इंडक्टिव यानी सबसे पहले जो फिनोमिना है हमारा जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसका ऑब्जर्वेशन किया, एक हमने पैटर्न सेट कर दिया, फिर उसके ऊपर हमने हाइपोथेसिस लिया और फिर हमने कुछ थ्योरी फ्रेम करके उसमें डाल दी। जैसे मैं अभी अगर दिवाली का टाइम है और मैंने मार्केट सर्वे कर दिया, मैं जाके मार्केट के हर एक पार्ट में, नागपुर के हर एक मार्केट में, इतवारी मार्केट, बर्री मार्केट, सदर मार्केट, महल मार्केट, ऐसे मार्केट एरिया में जाके खड़ी हो गई और मैंने वहां पे देखा कि आजकल जो है लोग हेल्थ प्रोडक्ट्स को जो है दिवाली के टाइम में हेल्थ प्रोडक्ट्स है या पटाखे है ज़्यादा नहीं ले रहे, हेल्थ इश्यूज जिससे होंगे, ऐसे जैसे जिससे दमा लगेगा या सांस लेने में तकलीफ होगी, ऐसे वाले प्रोडक्ट नहीं ले रहे या नहीं खरीद रहे हैं, खाने में तकलीफ होगी, ऐसे वाले प्रोडक्ट नहीं ले रहे। एक पैटर्न मैंने सेट कर दिया पूरा ऑब्जर्वेशन में, मैं देख रही हूँ कि लोग परचेस क्या कर रहे हैं, तो मोर वहां पे ग्रीन प्रोडक्ट्स ले रहे, मोर ज्यादा हेल्दी प्रोडक्ट्स ले रहे, एक पैटर्न मैंने ले लिया और मैंने हाइपोथेसिस वहां पे फ्रेम कर दिया कि नाउ अडेज पीपल इन मार्केट आर परचेसिंग हेल्दी फूड्स और हेल्दी प्रोडक्ट्स। ये मेरा हाइपोथेसिस हो गया। फिर जाके मैंने डेटा कलेक्शन किया, मैंने हर एक कंज्यूमर्स से मैंने इंटरव्यूज लिए, मैंने उनसे क्वेश्चनर्स डिजाइन मैंने किया, मैंने उनसे क्वेश्चंस किए, क्यों ले रहे, क्या ले रहे, इसका क्या मैंने आप पहले क्या ले रहे थे, अब क्या ले रहे, और उसके ऊपर मैंने पूरा एक मेरा थीसिस लिख लिया। तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस। क्या किया मैंने? पहले ऑब्जर्वेशन किया, फिर मुझे जो पता चला उसके ऊपर मैंने एक पैटर्न मेरा डिसाइड किया, उस पैटर्न पे मैंने एक मेरा हाइपोथेसिस बना लिया और वो हाइपोथेसिस को मैंने थियरी में कन्वर्ट किया। इसको बोलते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस। अब डिडक्टिव बहुत बार हम लोग डिडक्टिव करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, थियरी पढ़ते हैं, लोगों ने लिखी हुई थियरी पढ़ते हैं, उसके ऊपर हम लोग हमारा खुद का हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर वो हाइपोथेसिस का ऑब्जर्वेशन करते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस ली, जैसे मैंने बोला है अभी कि ग्रीन प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा लोग ले रहे, ये इसके ऊपर जिन लोगों ने रिसर्च किया है उसके ऊपर हमने जेनरिक दवाइयाँ, उसके ऊपर हमने बहुत ज्यादा थ्योरी लोगों की रिसर्च पेपर्स पढ़ लिए, हमारा खुद का हाइपोथेसिस बना लिया, फिर हमने ऑब्जर्वेशन किया, फिर हमने क्वेश्चन आयर ली, हमने ऑब्जर्वेशन किया, फील्ड में जाके डेटा कलेक्शन किया और फिर हमारा हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं है उसको हमने कंफर्म किया, उसको बोलते हैं डिडक्टिव हाइपोथेसिस। तो बहुत बार हम लोग डिडक्टिव हाइपोथेसिस लेते हैं, इंडक्टिव हमने बहुत ज्यादा साइंस में लेते हैं, आजकल कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में भी हम लोग ले रहे हैं। कौन सा? इंडक्टिव हाइपोथेसिस। समझ में आ गया इंडक्टिव डिडक्टिव? अब वेरिएबल्स की बात करते हैं, जो मैं फर्स्ट स्लाइड से जब मैंने यस मैम प्लीज एक बार वापस रिपीट कर दीजिए ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव। हाँ यस मैम यस। क्या क्या चाहिए उसमें आपको? मैम पूरा ही एक शॉर्ट में थोड़ा शॉर्ट में। जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने ऑब्जर्वेशन किया, कोई भी एक प्रॉब्लम मैंने लिया कि कोरोना के बाद मार्केटिंग की क्या यानी बाइंग बिहेवियर क्या हो गया कंज्यूमर का, अगर मुझे इस टॉपिक पे करना है, देयर इज इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन द बाइंग बिहेवियर, ये मेरा प्रॉब्लम है। सो मैंने ऑब्जर्वेशन किया, पहले मार्केट में जाके खड़ी हो गई, कोई कोने में जाके खड़ी हो गई, कोई दुकान में आ रहा है, कंज्यूमर आ रहा है, उसको मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, फिर वो क्या प्रोडक्ट ले रहा है उसको मैंने एक पैटर्न वहां पे डिसाइड कर दिया कि हाँ ये ग्रीन प्रोडक्ट ले रहा है, ये पूछ रहा है कि ये हेल्दी है कि नहीं, वो वहां पे एक्सपायरी डेट देख रहा है, वो ये देख रहा है कि इससे मेरी हेल्थ को क्या प्रॉब्लम होगा, इसका वो सोच रहा है। तो मैंने एक हाइपोथेसिस वहां पे एक फ्रेम कर दिया कि नाउ अडेज बाइंग बिहेवियर इज चेंज एज पर द कोरोना नॉर्म्स, ऐसे मैंने वहां पे हाइपोथेसिस कर दिया। अब ये मेरा हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं है उसके लिए मैंने क्या किया, क्वेश्चनर किया और जो भी कंज्यूमर्स आ रहे हैं मार्केट में उनसे मैंने डेटा कलेक्शन किया ब्लैक एंड व्हाइट में। उस डेटा को मैंने वहां पे हाइपोथेसिस टेस्ट लगाई और एक थ्योरी बना ली कि आफ्टर कोरोना बाइंग बिहेवियर इज चेंज इन दिस मैनर इन कौन से मैनर में, so now they are more
हम लोग बोलेंगे अवेयर अबाउट देयर हेल्थ, दे आर मोर अवेयर अबाउट देयर कंज्यूमिंग पैटर्न्स। आई बात समझ में? ये मैंने थ्योरी बना ली कि अभी जो कंज्यूमर्स वहां पे बाय करेंगे या उनका बाइंग बिहेवियर रहेगा, ये क्या रहेगा, एक थोड़ा सा उनके हेल्थ के इशू के लिए या उनका अवेयरनेस जो है वो बढ़ गया है। अब ये होगी मेरी थ्योरी, ये जाएगी कहाँ? सब कंपनियां जो प्रोडक्शन करती है, फूड प्रोडक्ट्स करती है या ऐसे प्रोडक्ट्स करती है जो कंज्यूमेबल है, उन्होंने मेरा रिसर्च पढ़ लिया और फिर बाद में उन्होंने अपने प्रोडक्शन पैटर्न में चेंज कर लिया कि भाई ये ऐसा बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया है, तो हमें भी अपना प्रोडक्ट जो है वो ग्रीन प्रोडक्ट्स करने चाहिए, हेल्दी प्रोडक्ट्स करने चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव हाइपोथेसिस। इसको हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा जो रिसर्च रहेगा, इट इज फ्रूटफुल फॉर द प्रोडक्शन, इट इज फ्रूटफुल फॉर द इंडस्ट्री एंड इकोनॉमी। ठीक है, ये मैं सेंस में बोल रही हूँ इकोनॉमिक्स के और कॉमर्स के। समझ में आ गया? और डिडक्टिव क्या है? किसी की थ्योरी है, किसी ने रिसर्च किया है शुरू में। जब हम लोग लिटरेचर रिव्यू की बात करते कि लोगों ने जो रिसर्च किया है उसके ऊपर हमने फिर एक टाइटल बना लिया कि भाई इन्होंने तो ये, जैसे मैंने बताया कि 7 जिलों में ये था कि कंज्यूमर्स जो है वो अवेयर नहीं थे, वो खुद से जाके कंज्यूमर कोर्ट में तकरार नहीं कर रहे थे, उनके जो प्रॉब्लम्स थे वो अपना एडवोकेट लगा रहे थे और एडवोकेट के थ्रू कर रहे थे। तो ये मेरा रिसर्च किसी और के लिए क्या हो गया, हाइपोथेसिस का एक जरिया बन गया कि उन्होंने वहां पे किया कि नहीं अभी चेंज हो गए हैं, लोग खुद से जाके तकरार कर रहे हैं। ये उनका यानी थ्योरी के ऊपर का उनका ये हाइपोथेसिस हो गया। फिर उन्होंने सही में अभी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसका ऑब्जर्वेशन किया और उसको कंफर्म कर दिया, तो वो हो गया डिडक्टिव हाइपोथेसिस। समझ में आ गया? यस मैम, क्लियर मैम, थैंक यू मैम। यस, चलो फिर आगे चलेंगे। यस मैम। एक मिनट। हाँ, अब वेरिएबल्स देखते हैं कि वेरिएबल्स क्या क्या है। टाइटल से लेके मैं अभी तक चर्चा कर रही है कि साइंटिफिक वेरिएबल्स क्या होता है, तो ये अपने रिसर्च को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। तो जेंडर, क्योंकि जिसके ऊपर हम लोग करेंगे वो एक तो मेल होगा या फीमेल होगा, उनके ऊपर करेंगे। मेल फीमेल आजकल अदर ऐसे कैटेगरी भी हम लोग डाल रहे हैं। तो जेंडर, देन कलर, देन कैटेगरी, देन वेट, टाइम, ऐसे हमारे वेरिएबल्स हो सकते। इनकम, ये भी हमारा टाइटल एक वेरिएबल हो सकता है। या एरिया, मेल एरिया में ऐसा है, इतवारी एरिया में ऐसा है, ऐसे करके हमारे वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। उसके ऊपर हम लोग स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कंट्रोल्ड, कैटेगरियल, कंटिन्यूअस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्या है एक एक करके देखते हैं। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल देखते हैं पहले। दोज वेरिएबल्स कॉजेस और इन्फ्लुएंसेस द आउटकम इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट। जिसका आउटकम के ऊपर इन्फ्लुएंस हो सकता है या हो रहा है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। दोज वेरिएबल इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं, अभी पेट्रोल के भाव बढ़ने से क्या क्या हो रहा है, जैसे सब्जी के रेट्स बढ़ गए, या फिर हम लोग देखेंगे कि ग्रोसरी के रेट बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स बढ़ रहे हैं, यहाँ से वहाँ आना जाना थोड़ा सा महंगा हो गया है। पेट्रोल के भाव बढ़ने से हमारा खुद का जो कंजम्पशन था पेट्रोल का वो कम हो गया है। तो पेट्रोल के भाव बढ़ना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। उसके भाव बढ़ने से क्या क्या हो रहा है, जो घटना घट रही है, जो वेरिएबल्स वहां पे हो रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि ट्रांसपोर्टेशन की चार्जेस बढ़ गए, प्राइसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंक्रीजेस, प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स इंक्रीजेस, ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, those variables researcher does not want to change during the course of experiment is called controlled variables। अब यहाँ पे मैंने तय कर लिया कि कितने भी पेट्रोल के भाव बढ़ जाए मैं 1000 रुपीज का ही पेट्रोल वहां पे भरूंगी, तो मेरा जो एक्सपेंसेस ऑन द पेट्रोल इज कंट्रोल्ड वेरिएबल, 1000 रुपीज फिक्स्ड, मैं उसको चेंज नहीं करूंगी। ठीक है, मुझे महीने में 1000 रुपये पेट्रोल पे के ऊपर खर्चा करना है। अगर पेट्रोल के भाव बढ़ जाते हैं तो मैं मेरा एग्जम्पशन जो एक्सपेंसेस है वो कम नहीं, ज्यादा नहीं करूंगी, मैं 1000 ही रखूंगी। अगर ज्यादा भी होते, कम भी होते पेट्रोल के भाव तो भी मैं 1000 ही वहां पे खर्चा करूंगी। तो मेरा कंट्रोल्ड वेरिएबल है 1000 रुपीज।
जो मैं एक्सपेंसेस है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस इज माय कंट्रोल वेरिएबल, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल यानी मेरा जो एक वहां पे आने जाने का जो खर्चा था या मेरा ट्रांसपोर्टेशन था वो मैंने कम कर दिया या ज्यादा कर दिया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है रेट्स ऑफ पेट्रोल या प्राइसेस ऑफ पेट्रोल। समझ में आ गया? चलो आगे चलो। अभी कैटेगरिकल एंड कंटिन्यूअस, हमने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है। कैटेगरी एंड कंट्रोल क्या, कंटिन्यूअस क्या है, वेरिएबल सबको पता है, नहीं पता होगे तो भी थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। द वेरिएबल्स दैट कैन टेक अ स्पेशल वैल्यूज only within a defined range of values are called categorical variables, that like gender, marital status. It consists discrete mutually exclusive categories such as male, female, black, white, high, low, ऐसे करके जो कैटेगरीज है उसको हम लोग कैटेगरिकल स्टेटमेंट्स या कैटेगरिकल एनालिसिस भी कह सकते हैं। द वेरिएबल्स दैट कैन बी मेजर्स विद द ग्रेटर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज कॉल्ड कंटिन्यूअस वेरिएबल्स। जैसे रुपीज में हम लोग उसको वैल्यू कर रहे हैं या किलोग्राम, मीटर, सेंटीमीटर, ऐसे इसमें अगर हम उसको एक मेजर कर सकते हैं एक्यूरेसी में तो उसको हम लोग कंटिन्यूअस वेरिएबल्स कहेंगे। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, variables that vary in amount is called quantitative variables. There's height, weight, salary, ऐसे। Variables that vary in kind of qualitative variables like helpful, attractive, satisfied, etc. जैसे satisfaction value वगैरह हम लोग लेते हैं बहुत बार, तो ये हमारा क्वालिटेटिव में जाएगा। हाइट, वेट, सैलरी, अमाउंट में अगर कुछ आता है हमारा जिसका क्वांट हम दे सकते हैं उसको क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल है, हम लोग थोड़ा सा एक ब्रेक के बाद लेंगे, एक 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 5 मिनट का। उसके बाद मैं ये एग्जाम्पल आपको बताऊंगी कि हाइपोथेसिस के एग्जाम्पल कैसे है, ठीक है। चलो 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ओके मैम।